तो भगवान जहाँ पर चला देता है अपना डंडा, तो वहाँ पर इंसान की तो कोई वैल्यू ही नहीं। कि पास्ट को अगर आप फ्यूचर में लेकर आ रहे हो, प्रेजेंट में लेकर आ रहे हो, तो आपकी रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी। तो ऑब्वियसली ओवरवेट होना इज नॉट गुड। हम ये भी नहीं बोल रहे कि आपको पतला ही रहना है, नहीं, आपको हेल्दी रहना है, अंदर से भी बाहर से भी। जो हम ट्रेडिशनली घर में पोचे लगाते थे, राइट, उस पोस्टर में भी अगर हम ये स्ट्रेच करें या एक्सरसाइजेस करें, बेशक घर का काम ना करें, बट अगर उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइजेस में, तो वो भी बहुत अच्छा है। बट अपनी बॉडी में मोबिलिटी बना के रखें। मेरी दादी 96 ईयर्स की है, ठीक है, वो भी डेथ उनकी कोई ऐसे नहीं हुई है कि मतलब हार्ट फेल या किडनी फेल, किसी से नहीं, नेचुरल डेथ हुई है, वो भी गिरने की वजह से, क्योंकि हेड पे चोट है, क्योंकि वो आज तक भी अपनी योगा को नहीं स्किप करती। मुझे नहीं पता ये ऑपोजिट अट्रैक्ट कहाँ से आता है, नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करता। सेम वाइब होनी चाहिए और सेम तरीका होना चाहिए रहने का, या सेम थॉट्स होने चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हम इस पॉडकास्ट में फर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। सिर्फ फर्टिलिटी नहीं, कपल्स के बारे में बात करेंगे, और हम उनसे बात करेंगे जो सिर्फ कपल नहीं है, वो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स भी हैं। दे आर डॉक्टर्स एंड दे आर डॉक्टर मेघा मैम एंड डॉक्टर हिमांशु सर। तो हम डायरेक्टली उनसे बात करते हैं। और हाँ, इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, क्योंकि आपको एक परफेक्ट नॉलेज मिलेगी कपल के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में एंड दोनों के बीच में रिलेशनशिप के बारे में। तो सीधा मिलते हैं पॉडकास्ट में। हेलो मैम, हेलो सर, हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। मैं आपको पहले बता दूं कि सर और मैम ना काफ़ी टीनेजर्स के कपल रूल्स रह चुके हैं और दे आर लाइक दैट। तो मैम एंड सर, आप कुछ अपने बारे में थोड़ा बताइए। I am Dr. Megha, right? I deal in skin, female and liver disorders. Okay. And माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु धवन, और बाप बनने की खुशी देता हूँ मैं सबको। तो इसलिए फर्टिलिटी से रिलेटेड मेरा प्रोफेशन है, जहाँ पर ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, नाइटफॉल के बारे में बताता हूँ, और साइड बाय साइड में कुछ चीज़ों को, मतलब जहाँ पर हम रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत काउंसलिंग करते हैं। ओके सर, जैसे आपने अभी रिलेशनशिप की बात करी, तो आजकल जो टीनेजर्स हैं, जेनजीज हैं, दे आर मोर इनटू रिलेशनशिप्स। तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सब एक सिंपल सी चीज़ समझना, जी। बहुत इजी है। पहले के ज़माने में थोड़े अफेयर्स होते थे और उस टाइम थोड़ी शर्म हया के साथ चलते थे। अब वो थोड़ी चीज़ें ओपन है। आज पार्टनर बड़ी जल्दी स्विफ्टली चेंज करते हैं, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी वो ये सोचता है कि ये राइट पर्सन है या ये राइट पर्सन है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में ना टाइम नेसेसिटी है, कोई भी रिलेशनशिप हो, इवन अपने पेरेंट्स के साथ भी। अगर मैं कहता हूँ कि अगर पेरेंट्स के साथ लंबे टाइम तक नहीं रहोगे, तो उनके साथ भी आप चिड़चिड़ापन हो जाएगा आपके साथ। तो यहाँ पर भी सेम यही है कि टाइम देना पड़ेगा रिलेशनशिप के साथ, चाहे आपका पार्टनर जैसा मर्जी हो। टाइम एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हर एक चीज़ को हील भी करती है। लड़ाइयाँ तो ऑब्वियस है, सबके साथ होती है, ऐसा तो है नहीं कि लड़ाइयाँ नहीं होंगी किसी के साथ। लड़ाइयाँ होती है, बट उसको फेस करके आगे बढ़ने का एक मौका देता है, और जितनी लड़ाइयाँ होंगी ना, उतना आप पर्सन को समझ पाओगे। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। सर, एज अ कपल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले तो आप ये बताइए कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? जाना ये, और मैं दोबारा अच्छा, जाना। अच्छा, ये हमारी बेसिकली लव मैरिज है। और मैं पहले दिन पहली टाइम देखकर मैं पागल हो गया था, इवन मैं फेंट हो गया था। सीरियसली? सीरियस। सर, फिर तो अब मुझे पूरी स्टोरी जाननी है। हाँ, स्टोरी क्या, मैंने डेट के लिए पूछा ओके। और मैम ने डेट के लिए मना कर दिया। आप मिले कहाँ थे? मिले हम अपने प्रोफेशन में ही मिले थे। ओके। मैम एज ए प्रैक्टिस करती थी और हम बेसिकली वहाँ पर जाया करते थे, तो हम टकरा गए गलती से। ओके, जैसे शाहरुख खान है। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली हम एक जगह टकरा गए। टकराने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ, यार ये तो कुछ अलग ही हो गया। ओके। और फिर उस अलग के चक्कर में हमारी शादी हो गई। तो मैम, जब आप सर से फर्स्ट टाइम मिले थे, जैसे सर का तो चलो ये हुआ था कि वन साइडेड लव हो गया, या वो लव एट फर्स्ट साइट, सर का तो ये हुआ था। आपका क्या था? नहीं, आई लाइक्ड हिम। ऐसा नहीं था कि मुझे ये पसंद नहीं थे, बट आई केम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, और मुझे नहीं पता था फैमिली में क्या रिएक्शन होगा क्या नहीं होगा। तो वो जो एक चोरी छुपे वाला प्यार होता है, वो मेरे अंदर था। एंड देन ही आस्क्ड फॉर द डेट। फर्स्ट आई डिनाइड। जब वो हुआ, फिर कुछ डिनाइल्स हुए, कुछ एक्सेप्टेंस हुई, फिर कुछ डिनाइल्स हुए दोनों की तरफ से, बट
लैंड कर गए हम एक ही जगह पे कि नहीं हम साथ रह सकते हैं, क्योंकि शायद वाइब मैच होती है या फिर हम एक जैसे ही हैं, ये लगा लो। मुझे नहीं पता ये ऑपोजिट अट्रैक्ट कहाँ से आता है, नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करता। सेम वाइब होनी चाहिए और सेम तरीका होना चाहिए रहने का, या सेम थॉट्स होने चाहिए, तभी मुझे लगता है कि गाड़ी आगे चल पाती है। तो ऑपोजिट अट्रैक्ट कहाँ से आया मुझे नहीं पता। सर ने मतलब पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एड़ी चोटी का नहीं, आसमान एक कर दिया था मैंने। सर कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जो आपको लगता है कि ये मैंने सबसे ज्यादा किया है। ऐसा तो कोई इंसिडेंट नहीं है, बट हाँ मैं जैसे मैम के साथ जाया करता था, मैम को टाइम पे नहीं छोड़ता था। अच्छा। वो इसलिए नहीं छोड़ता था क्योंकि हम पूरा टाइम थोड़ा बहुत काम में बिजी होते थे, वो शाम का टाइम मिलता था। मैं हमेशा इससे ये मांगता था, मेरे को टाइम दे दे, मेरे को टाइम दे दे। वो टाइम मिलती नहीं, बाद में चाहे इसको घर जाकर थोड़ी बहुत डांट भी पड़ती हो, बट मैं उसके बाद सॉरी बोल देता था, और कभी बोलता था कभी नहीं बोलता था। बट फिर ये कहती थी यार तुम लेट करवा देते हो, ये है वो है। तो हम वैसे जैसे इसके टाइमिंग होते थे कि 8:30 के आसपास छोड़ना, मैं इसको 10 बजे छोड़ता था। और फिर धीरे 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 मेरे को वो टाइम को थोड़ा स्क्वीज आउट करना पड़ा। फिर किसी दिन ऐसा होता था, मैं वो 8:30 का जो टाइम था, जो 9 o'clock तक मैं छोड़ देता ना, उसको मैं पूरा ले लेता था। किसी दिन 11 बजे छोड़ देता था। फिर और अलग गालियाँ पड़ती थी। तो वो एक अपना एक रिलेशनशिप में सभी के साथ होता है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे साथ होता है, बट हर कोई चाह रहा है कि मेरे को और टाइम मिले, मैं मज़े लूँ, मैं मतलब घूमूँ, दुनिया से वाकिफ़ करवाऊँ। हम जाया करते थे, दूर दूर चले जाया करते थे, कार राइड पे चले गए, लंबी लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, क्योंकि स्पेसिफिकली देखा जाए तो 7 बजे तक तो काम करना होता था। फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद मैं और मेरा यार। सर अभी आजकल के जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें ऐसा होता है कि पार्टनर्स आते हैं, पार्टनर्स बदलते हैं, बट आपको या फिर आप ऐसा क्या बताएंगे कि लोगों को पता चले कि हाँ शी इज़ द ओनली वन। सर देखो, शी इज़ द ओनली वन कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। सबसे पहली चीज़ होती है कि फर्स्ट देखो, हर कोई चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सबसे पहला जो बेसिकली हम देखते हैं किसी को भी, प्यार तो पहला फर्स्ट, जैसे आपने बोला लव एट फर्स्ट साइट, बिल्कुल एग्जैक्टली वही होता है। जब हमें लव एट फर्स्ट साइट होता है तो हम उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं या कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। प्रेफरेंस हम यही सोचते हैं कि हम जैसे तैसे करके इससे अप्रोच कर लें, यही होता है सबके साथ। सेम हमारे साथ ही वही था। डरते भी बहुत है। पहले डरा थोड़ा बहुत कि करूं या ना करूं, कहीं सामने से चमाटा पड़ जाए, होता है यार। और डॉक्टर, वो भी स्ट्रिक्ट डॉक्टर, एक डॉक्टर माना डॉक्टर, ये स्ट्रिक्ट डॉक्टर। मैंने कहा कहीं मेरे को ही जूता चप्पल ना पड़ जाए, तो पहले तो डर लगा। फिर मैंने ऐनी होकर के पूछ लिया, मैंने कहा नहीं आज तो मैं पूछ के जाऊंगा कि डेट पे चलना है या नहीं चलना। तो उस दिन मैंने डेट के लिए पूछ लिया। फिर देन डेट के लिए हम रेडी भी हो गए। फिर मेरे को लगा कि आगे वहाँ पर गेम चलेगी, बात करेंगे और लंबा चलेगा, मज़ा आएगा, फील आएगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें। फिर शाम को आते आते ना मैम ने कहा मुझसे नहीं होगा। फिर उस शाम को मैं बहुत रोया तो नहीं, मतलब सैड था। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा तो पोपट कट गया। तो ऐसा लगता है जब आपको कोई छोड़ रहा हो ना और आपको फील कर रहा हो, अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी ज़मीन नीचे से खिसक रही है, तो समझ लेना वो प्यार। मैम ऐसा क्या हुआ था जो आपने सबको मना किया था? नहीं, जैसा मैंने बोला ना, आई केम फ्रॉम द वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, तो मुझे नहीं पता था हाउ दे विल रिएक्ट। थोड़े स्ट्रिक्ट थे, बाउंडेशंस थी, रेस्ट्रिक्शंस थी, अब नहीं है बट तब थी, अगर मैं आज से 7-8 साल पहले की बात करूं। और मुझे वही एक, क्योंकि मैंने घर पे अपने कोई बात छुपाई नहीं थी, जो होता था जैसा होता था मैं सब अपने पेरेंट्स को बता के, अपने भाई को बता के सब कुछ मैंने किया, बट मैंने कभी छुपाया नहीं। तो मुझे एक वो डर था कि आई डोंट नो हाउ दे रिएक्ट, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बीइंग अ गर्ल जो आता है, एक गर्ल थोड़ा इमोशनल होते हैं ना, पेरेंट्स के लिए ज़्यादा सोचते हैं, तो वो एक फैक्टर था। और आई मेट हिम विद माई ब्रदर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं अपने भाई के साथ इनसे मिली। वो जो था हमारा छोटा सा जो भी मिलना था, वो मेरे भाई के साथ मैं इनसे मिली। एंड देन शायद डिनायल्स हुए, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद इनकी तरफ से डिनायल्स हुए, देन कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ हम एक जगह पे लैंड करें कि नहीं यार यही चाहिए। तो वो दोनों तरफ से था। वो मेरा इसलिए था कि मेरा एक बार दिल टूट चुका था, ठीक है। फिर मैं ये सोचता यार फिर लगाऊंगा, फिर टूटेगा, बार बार टूटेगा। इससे बेटर साला ना शादी करो ना कुछ करो, कुछ नहीं करना। वो हिम्मत थोड़ी ऐसे लगता है कि नहीं यार बार बार वही
I can feel you, sir. मतलब कि फिर से मैं मतलब आपका भी दिल टूटा हुआ है टाइप हाँ छोड़ो यार। सभी का होता है, हम हाँ, टीनेजर से सबके निकलते होता हैं, एज से निकलते हैं, तो अट्रैक्शन होती है। Exactly. दैट इज व्हाई आई जस्ट वांट टू नो कि ऐसा इस लेवल तक कैसे पहुंचे आप, क्योंकि इंस्पिरेशन तो चाहिए होती है। एंड यू नो जब आपको कोई मिलता है ना सागर, लेट मी टेल यू दिस, चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं, आप चाहो या ना चाहो। उसके बाद हमारा इंस्टेंट ऐसे बहुत ही रैंडम रोका हो गया, बहुत जल्दी शादी हो गई, एक बच्चा भी हो गया, तो चीज़ें सही जगह पे खुद से होती चली जाती हैं। व्हेन यू नो आप अपने सही पर्सन से मिल लेते हो, लाइफ पार्टनर से मिल लेते हो, तो अपने आप चीज़ें शायद सही टाइम होता है या सही चीज़ होती है, वो अपने आप हो जाती है, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो आपकी फर्स्ट डेट से आपका एज अ शादी वाला पॉइंट मतलब कितनी जल्दी हो चुका है? सर एक्चुअली अगर मैं बात करूँ नॉर्मल उसमें, तो हमारा जो स्टार्ट हुआ था रिलेशनशिप, अपने से स्टार्ट करूँ या इनके साथ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि देखो लव एट फर्स्ट साइट हुआ तो मैं इनसे तकरीबन, मैं प्यार में साल भर पुराना हूँ इनसे। ओके ओके ओके, ठीक है ना? थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ तो ठीक है, जो वो टाइम पीरियड था, पहले हम देखते थे एक दूसरे को, बस देख Eye लेते थे, contact. आई कांटेक्ट होता था, बट उसमें मैं सोचता था यार अभी पूछने का टाइम नहीं है, अभी डेट का टाइम नहीं है। मतलब ये वाला सीन हो गया, आई उसने देखा ऐसे वाला। इनकी साइड से होता था क्योंकि मैं उस अच्छा। टाइम अकेला होता था, इनके पास कंपनी थी, मेरे पास कोई कंपनी नहीं थी उसमें। ओके। हाँ तो मैं तो उस टाइम बिल्कुल ऐसे था, लोनली टाइप। तो मेरे को जब दिखी तो मैं देखता ही रहता था यार। हाँ, क्योंकि उससे जस्ट पहले इसका हार्ट ब्रोक हुआ था एक रिलेशनशिप से, इसलिए ये लोनली था। लेट मी टेल यू दिस, ओके। आई एम नॉट द ओनली हाँ, वन इन मुझे हिज पता है। लाइफ। हाँ। नहीं वो उसको भी टाइम हो गया था, ऐसा नहीं है कि उसको टाइम नहीं हुआ था, बट जब मिले, चीज़ें आगे बात हुई, हमारी कन्वर्सेशन होने लगी, तो मैं समझ लो कि मैं चीज़ों को, अपने पूरा पास्ट को पूरा तरीके से भूल चुका था, मेरे को कभी याद नहीं आया। बस बीच में एक बार एक इंसिडेंट हुआ था जब मेरी और इनकी कन्वर्सेशन हुई थी, उसके बाद आज तक कभी पास्ट मेरे को ध्यान ही नहीं आया क्या है पास्ट क्या नहीं। तो बेसिकली मैं अपना पास्ट ऑलमोस्ट ऐसे रख कर बैठता हूँ कि भैया जो चीज़ निकल गई वैसे भी अब वापस तो आनी नहीं, एक सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, पास्ट में जो भी हुआ है वो पास्ट है, उसको कभी फ्यूचर में, कभी प्रेजेंट में कभी मत लेकर, ठीक है। ये एग्जैक्ट, और ऐसा भी नहीं है कि वो जहन में आएगा, वो कभी आएगा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कभी तुम्हें लगे कि वो जहन में आ रहा है, कभी आएगा भी नहीं। हाँ वो होता है ना कि हमको एक सुटेबल पार्टनर मिल जाता है, उनमें हमको खुशी मिल जाती है, तो हम पास को क्यों याद करें? ऑब्वियस बात, ये वाली बात, कभी मतलब ध्यान भी नहीं जाता, कभी कुछ ऐसा हो तो पास्ट तो देखो सभी का होता है किसी ना किसी तरीके से। तो वो पास्ट अगर आप बार बार फ्यूचर में लेकर आ रहे हो, रिलेशनशिप की ही टिप बता रहा हूँ कि पास्ट को अगर आप फ्यूचर में लेकर आ रहे हो, प्रेजेंट में लेकर आ रहे हो, तो आपकी रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी। अगर आप पास्ट है ही नहीं आपका कुछ, तो समझ लेना आपकी रिलेशनशिप में कोई कभी दिक्कत नहीं। ओके, तो मैम एक चीज आपसे पूछूंगा, ये लड़कियों की काफी कंप्लेंट्स होती हैं कि शादी से पहले ऐसा था, अब शादी के बाद ऐसा हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, सर कैसे थे, अब कैसे हैं? नहीं, ही इज द सेम, बट ये ज़रूर होता है कि हम ऑक्यूपाइड ज़्यादा हो गए हैं, शायद ये और चीज़ों में ऑक्यूपाइड हो गए हैं, मैं अपनी चीज़ों में और ऑक्यूपाइड हो गई हूँ, बट ही इज़ द सेम। मतलब जो सोल है इसका वो नहीं बदला है, ही इज़ द सेम पर्सन। जब तब भी मैं मिली थी तब भी ये वैसे ही थे, मस्त मौला दिलदार, अभी भी ये वैसे ही है मस्त, बट ठीक है, बट क्योंकि टाइम टू टाइम प्रायोरिटीज़ बदलती हैं लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। पहले हम नॉर्मल अनमैरिड इंडिविजुअल थे, अब हम पेरेंट भी हैं, हम कपल भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, तो उस हिसाब से जैसे भी सिंक बैठता है उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि लोग बदल जाते हैं, बट मोस्टली ऐसा मैंने देखा है कि लड़कों में जब तक लड़की पट नहीं रही या रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक वो बहुत एफर्ट दिखाते हैं, राइट। मैंने आसपास भी बहुत देखा है, उसके बाद थोड़ी कैजुअल हो जाता है। मे बी शायद ये फीलिंग होती है कि ये तो अपना ही फैमिली है या अपना ही पार्ट है, इसको क्या अलग से कुछ दिखाना, राइट। ये तो सब जानती है टाइप। नहीं एक्चुअली घर के मुर्गे दाल बना नहीं, एक्चुअली क्या होता है, हम लेम बात मैं बोलूँगा, मैं बहुत लेम बात। देखो एग्जैक्टली क्या होता है कि एज ए मैं या कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी उसमें हो, चाहे आप भी हो, बेसिकली क्या होता है कि हम जब कुछ बात करते हैं या हम कुछ स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में वो एक अंदर की एक, जिस तरह बोलो ना कि नहीं यार लड़की से मिलना है, लड़की के पास जाना है, बात करनी है, एक्साइटमेंट, वो एक एक्साइटमेंट होती है। उसके बाद जब वो समझ लो कि अब आप न्यू कार लो या कोई भी ऐसी चीज़ लो, आप न्यू कार
लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो, उसका ध्यान रखते हो, ख्याल रखते हो, करते हो ना। बट ऐसा तो है नहीं कि आप उसको वो कर देते हो, बट जब तक नहीं आ रही होती तब तक कितने एक्साइटेड होते हो। ये सब एक मेल के साथ है। बट अगर मैं वैसे भी बात करूं कि हम जब मेरा अब जैसे जैसे हमारी मैरिज हुई और मैरिज से पहले भी, अब मेरे को पता है मेरा माल है, मैं छोड़ूंगा ही नहीं कहीं। ठीक है, मेरा सामान है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, जैसा भी मेरा है। बस वो वाली एक फील होती है कि भैया ये मेरी चीज़ है, ना मैं इसको किसी को टच करने दूंगा, ना मैं किसी के साथ कुछ बुरा होने दूंगा। वो एक अंदर वाली फील होती है। हाँ, हम ये हो सकता है कि अब बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन होती है हर किसी की, उसमें एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा ध्यान सही से रख रहा है या नहीं रख रहा, या मेरा वो देखो सिंपल एक मेल से पूछोगे ना, वो ये चाहता है कि उसकी बीवी खुश रहे। कोई नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी दुखी रहे। ठीक है, और कभी ऐसा भी नहीं सोचेगा कि उसको कोई किसी चीज़ का कष्ट हो, क्योंकि एक्चुअली वो किसी से एक तरीके से समझ लो कि वो किसी घर से लेकर आ रहा है एज ए मैरिज के बाद। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि वो जैसे भी रहे मेरे साथ खुश रहे, मैं उसको खुश भी रख पा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन आते हैं जहन में। ऐसा नहीं है, अगर मैं नॉर्मल डेज में बैठा हूँ, मैं कभी कभार स्टार्टिंग के दिनों में पूछ लेता था तो मेरे साथ खुश तो है। वो इसलिए नहीं पूछता था कि मेरे को कोई परेशानी हो रही है, मैं इसलिए पूछता था कि हाँ भाई मैं इसको खुश रख पा रहा हूँ या नहीं रख पा रहा हूँ। मेरे साथ रह रही है तो खुश है या नहीं है, कहीं परेशान तो नहीं है, किसी चीज़ को मेरे से शेयर कर पा रही है नहीं कर पा रही है, प्रॉब्लम है कुछ बता पा रही है नहीं बता पा रही, मैं तेरे को सही से रख पा रहा हूँ या नहीं रख पा रहा। ये एक इंडिविजुअल की एक अप्रोच आ जाती है। उसको लगता है कि मैं जो करूँ इसके लिए करूँ और अच्छे से करूँ, इसमें कोई कमी ना हो। ये एक अंदर की फील होती है। अब ये फील चलती रहती है। अब इस फील के बाद एक फील आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। मैं पहले जैसा था, मैम ने बिल्कुल बोला सोल तो एक जैसी है, बट मैं पहले रिस्पॉन्सिबल ऐसा सच कम था। जब मैरिज हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं मैरिज की वजह से नहीं कहता कि मैरिज की वजह से आई है, बट फिर ये होता है कि मेरे साथ कोई है जो जिसको मेरे को ध्यान देना है, या जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को देना चाहिए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। मैं उसके लिए ज़्यादा परवाह करता हूँ, अपने लिए कम करता हूँ। ये हर एक मेल बॉडी के साथ होता ही होता है कि उसको परवाह करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं कि वो अलग से दिखाना, वो अंदर से इंटरनल आता है कि परवाह करनी ही है। वो एक जैसे होता है ना कि समझो कि आप बच्चे हो, बच्चों के लिए एक आता है कि परवाह करनी है, उसको ध्यान देना है, उसके लिए वो करना है, वो धीरे धीरे टाइम इंटरवल में वो बढ़ता जाता है। सेम एग्जैक्टली होता है कि जब शादी होती है तो देनी है, परवाह करनी है, उसको परेशान नहीं होना चाहिए, वो कहीं से पजल आउट ना होए, वो कहीं से भी किसी चीज़ में मतलब दिक्कत ना आए। अगर कभी कुछ हो भी जाए नॉर्मल उसमें, तो सबसे पहले यही आता है कि इसको पहले प्यार से रखो, फिर बाकी बात। ये तो सर मैं अपना बताऊं तो मेरा ना एग्जैक्ट ऐसा थॉट था, बट पहले ऐसा लगता था कि यार कहीं जैसे लोग बोलते हैं ना जोरुआ गुलाम कि हाँ अपनी बीवी में लगा रहता है, बट मेरा भी एग्जैक्ट आपका जैसा थॉट है कि अगर वो आ रही है, वो सब कुछ छोड़ के आ रही है, वो मेरे लिए आ रही है स्पेशली, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको उतनी खुशी दूं। बट अब अच्छा लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। नहीं, इनफैक्ट ही इज द सेम पर्सन, यू आर द सेम पर्सन। अगर मैं अपने पापा की भी बात करूं, वो अभी 60s में हैं, वो अभी भी मेरी मम्मा के साथ सारे घर के काम बराबर बांट के करते हैं। मम्मा कुछ बना रही हैं तो वो किचन में इक्वली हेल्प करते हैं। जितने भी हाउस कोर्स होते हैं सब 50-50 डिवाइड होते हैं। मम्मा के लिए कुछ भी नहीं करती। तो मेरे आसपास आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, क्योंकि मेरे आसपास जो मेरे पिताजी रहे हैं, या मेरा भाई भी है वो भी इसी नेचर का है, या मेरे हस्बैंड है वो भी इसी नेचर के हैं। तो मैं तो ट्रूली ब्लेस्ड हूँ। ऐसे मेल्स होने चाहिए। नहीं, ये मेल्स एक्चुअली ऐसे ही होते हैं। देखो मैं साफ बोलता हूँ, हमारे इकोसिस्टम में, मेल्स वाले इकोसिस्टम में हमको इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे फ्रेंड जोन। ठीक है, आपका फ्रेंड जोन जैसा मर्जी हो, सब मैं सबके लिए ये नसीहत जो भी है, आपका फ्रेंड जोन जैसा मर्जी हो, चाहे उसमें कैसे भी लोग हो, बट कभी भी अपने रिलेशनशिप की बातें कभी मत करो फ्रेंड में, कि आप क्या हो, कैसे कर रहे हो, किस तरीके से रख रहे हो। क्योंकि जब आप अपनी सारी चीज़ें खोलना चालू कर देते हो ना, आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा उसके अंदर इंडल्जमेंट उनकी देखना चालू कर देते हो। मतलब मान के चलो आज मैं अपनी लाइफ ओपन कर रहा हूँ, तो वो 4 क्वेश्चन मेरे को मेरी लाइफ से पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर मैंने खोला ही नहीं है, ओपन ही नहीं किया, तो पूछेंगे भी नहीं। वही बात होगी, 4 लोग 40 बात exactly। तो कभी भी रिलेशनशिप में आओ, एज ए मेल हो, तो अपने रिलेशनशिप को ओपन मत करो। आपका पर्सनल चॉइस है, आप कैसे रहते हो कैसे नहीं रहते। आप उसको कभी भी ऐसे मत करो कि हाँ मैं जा रहा हूँ और बात करूँ, मैं अपने जैसे नॉर्मल
जेंसी टॉक में हाँ। कि मैं अपनी बंदी के बारे में बात करूँ, हम्म। मैं अपनी बंदी के बारे में, मेरी बंदी ऐसी, मेरी बंदी वैसी। नो, ये चीज़ गलत है, ओके इस चीज़ को मैं गलत कहता हूँ। आप नॉर्मल अपने फ्रेंड जोन में जाओ, पार्टी वार्टी करो, कोई इशू नहीं, बट अपने रिलेशनशिप को कभी ओपन मत करो। मतलब द बेस्ट थिंग यू शुड कीप योर रिलेशनशिप प्राइवेट। प्राइवेट। प्राइवेट मतलब अगर कुछ लग भी रही है किसी भी पार्टनर को कमी कि हाँ ये लैक कर रहा है या ये आप ऐसे कर देते हो, मत करो, तो बेटर है कि 4 लोगों में बात करने से बेटर है आपस में ही बोल दो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम होती है, मेरे को नहीं अच्छा लगता व्हेन यू एक्ट लाइक दिस और यू बिहेव लाइक दिस। उसको जब आप बोलोगे तो वो शायद बेटर रहेगा, आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करेगा, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करेगा। बट हाँ मतलब 4 फ्रेंड्स में बात करना या फैमिली मेम्बर्स में बात करना कि ये ऐसे है वैसे है, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है कि आजकल की जनरेशन ना उसमें बिलीव करती है कि नहीं यार ओपन रहना चाहिए। तो ये मानना बोलना पे एकदम सही है कि यू शुड कीप योर थिंग्स प्राइवेट। थिंग्स प्राइवेट, नॉट द रिलेशनशिप बट द थिंग्स बिटवीन रिलेशनशिप प्राइवेट। हाँ एग्जैक्टली, वरना तो रिलेशनशिप प्राइवेट रख लिया तो पता नहीं कितने चलेंगे। एग्जैक्टली। हाँ सर, अब आप दोनों से क्वेश्चन है कि मैम पहले आपसे कि एज अ सर इज अ प्रोफेशनल इन मेल फर्टिलिटी, राइट? एंड हिज हस्बैंड आल्सो, एंड यू हैव बेबी, राइट? Yes. So baby boy, baby girl, बेबी बॉय। baby boy. मैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर का कितना इनपुट रहा? क्योंकि ना मोस्टली हमने ये सुना होता है कि प्रेगनेंसी में सिर्फ फीमेल्स ही होती हैं, क्योंकि उनका लोअर एब्डोमेन, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, उनको ही सब कुछ हैंडल करना होता है। उनका इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना बढ़ता है एंड उसमें सर का इम्पैक्ट कितना जाता है, ये थोड़ा। सर का इम्पैक्ट सागर बहुत रहा था बिकॉज मुझे मतलब मोटे होना पसंद नहीं है, मुझे शेप में रहना पसंद है, बट वेट बढ़ रहा था, बेबी बम बढ़ रहा था। तो आई यूज्ड टू से कि यार ये मेरे को ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, कुछ फिट तो आता नहीं है, अच्छा तो लगता नहीं है। बट सर ने कभी फील ही नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ हो भी रहा है, वो मुझे आता था एंड ही यू नो ट्राइड टू कीप मी पॉजिटिव। जैसे बहुत एक्ने हो रहे थे, हार्मोनल चेंज था, स्किन बहुत गंदा हो रहा था, ब्लैक हो रहा था, डल हो रहा था, काफ़ी हार्मोनल चेंजेस बॉडी में दिख रहे थे, बट कभी इन्होंने फील ही नहीं होने दिया। अगर मैं इनकी ही बात करूं स्पेसिफिकली, इसने कभी फील होने नहीं दिया कि हाँ आपका फेस डल हो रहा है, क्योंकि आजकल क्या चलता है ना, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस ही रह गई है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं बस अच्छे लगने चाहिए, है ना, अंदर से आप खराब हो, कैसे हो, मेंटली अपसेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बाहर से अच्छे लगने चाहिए। तो इसने कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि आपके एक्ने हो रहे हैं या आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं, आप ओवरवेट भी हो रहे हो या आप बढ़ भी रहे हो। नो, ये हमेशा ही बोलते थे यार सही लग रही है, क्या मस्त लग रही है, आज तो बहुत सुंदर लग रही है। तो ही केप्ट मी मोटिवेटेड। कभी मुझे फील नहीं हुआ कि हाँ मेरा फिजिकल थोड़ा सा टेक्सचर बिगड़ रहा है या ख़राब हो रहा है। एंड इमोशनली अब जैसे क्रेविंग्स होती हैं प्रेगनेंसी में, तो मेरा बस एक बार बोलना ही होता था तो वो पहले ही आ जाती थी चीज़ मेरे आगे कि नहीं मन कर रहा है खाओ। एंड हम बहुत घूमते भी थे, ऐसा नहीं था। मुझे बहुत लिथार्जीनेस होता था तो ही सपोर्टेड मी। मुझे कुछ ज़्यादा काम इन्होंने करने नहीं दिया, अगर किचन में मुझे करना भी पड़ रहा है तो इन्होंने साथ में कराया है, अकेले नहीं करने दिया कि नहीं थक जाओगे। एंड मुझे बहुत नींद आती थी तो ये मुझे जगा के रखते थे। वर्क प्लेस पे भी मुझे बहुत लिथार्जीनेस होता था, नींद आती थी, मतलब आँख ही नहीं खुलती थी टाइप, बट इन्होंने मुझे जगा के रखा, थोड़ी देर रेस्ट करने दिया। एंड ही अरेंज मैनी थिंग्स, जैसे मैट्रेस है या जो भी मुझे उस टाइम पे चाहिए, मुझे बोलना नहीं पड़ता था, वो आ जाती थी देख के कि क्या हो रहा है, बस एक बार बोलना होता था कि ये हो रहा है, उसके बाद वो चीज़ ऐसे आ जाती थी और इतनी स्मूथली निकल गई प्रेगनेंसी और बर्थ भी हो गया। एंड उसके बाद भी बहुत ज़्यादा रोल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस ड्रास्टिकली ड्रॉप अप होते रहते हैं। आप लैक्टेशन भी करा रहे हो, आपने डिलीवरी भी करा है, पोस्टपार्टम भी चल रहा है आपका, तो बहुत सारे अप एंड डाउन लगे रहते हैं। बट ही वॉज देयर, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो ही वॉज देयर, अगर मेरा मूड अच्छा है तो ही वॉज देयर, अगर मुझे चिल्लाना है तो ही वॉज देयर, मुझे रेस्ट करना है तो ही वॉज देयर। तो वो इक्वल था, सिर्फ मेरा ही कुछ नहीं था रोल कि मैं ही प्रेग्नेंट हूँ तो मैं ही सिर्फ अकेले इसको डील कर रही हूँ, नहीं, ही डेल्ट विद इट वेरी वेल एंड ही वॉज देयर। ये मेरे साथ थे, मेरे लिए थे एंड इनफ। क्या सर एक्चुअली पता क्या होता है, सबसे पहला कंसर्न ना बेबी बाद में होता है, सबसे पहला कंसर्न होता है वाइफ, उसकी तबीयत सही है या नहीं है, उसको क्या है इशू, कोई इशू तो नहीं आ रहा। देखो सबसे पहली चीज़ जो होता है ना, मैंने इसको फर्स्ट डे भी बोला था, तू मेरा माल बन चुकी है, अब तू, मैं तेरे को कहीं कुछ, हाँ अब मैं इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब इसके रिगार्डिंग आगे मैं वो चाहूँ कि मतलब मैं, तू मेरा माल है, तेरा ध्यान मेरे को रखना है।
तो जैसी भी है मेरी है। ये वाला एक चीज़ होती है कि एक फील होती है अंदर से। तो उसमें अगर बच्चा की कोई भी कंसर्न ऐसा नहीं होता, बट हाँ जब बच्चे का मैंने हार्ट बीट सुनी तब एक अलग फील होती है, वो एक अलग चीज़ है। बट सबसे पहला कंसर्न भी यही होता है कि मेरी वाइफ की तबीयत कैसी है। उस टाइम आपको कुछ और नहीं चीज़ें सूझ रही होती, उस टाइम बस ये सूझ रही है। हाँ मेरी नींद थोड़ी बहुत पक्की ज़्यादा है, तो रात को कभी कभार मैंने लाते भी खाई हैं, ऐसी बात नहीं है। बट अच्छी बात है ना, क्योंकि मेरे को नहीं पता चलता सोने के बाद कि मैं क्या कहाँ पर हूँ, कैसे हूँ। मतलब मेरे यहाँ पर तो उस टाइम सोने के बाद तो ड्रम बजा लो, कुछ बजा लो, नगाड़े बजा लो, मेरे को कुछ पता नहीं चलता मेरे आसपास हो क्या रहा है। बट ठीक है, एग्जैक्टली उस मोमेंट में मेरे को जागना चाहिए था, बट मैं सो गया। मैं उस टाइम को ये भी समझता हूँ। नहीं, कि बट ऐसा जब time- तक जगे रहते थे तब तक ही वॉज देयर। सोने के बाद तो हाँ, आई यूज टू मैनेज थिंग्स अकेले ही, बट जब तक ये जगे हुए हैं, चाहे 1 बज रहा है चाहे 12 बज रहे हैं, बट ही वॉज देयर आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो। सोने के बाद तो नहीं उठा सकते। सर सेम, मतलब अभी जो जैसा आपने बताया, तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मेरा था आपसे कि एज अ मैन आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अपनी फीमेल, मतलब अपनी वाइफ का या अपने पार्टनर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखो मेरे हिसाब से ध्यान नहीं रखना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ करनी चाहिए, लव लव और लव। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे ख्याल से आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपको ये करने की जताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप क्या करो या ना करो। मेरे हिसाब से सब प्यार करो, प्यार को प्यार की तरह करो। जहाँ पर प्यार है ना वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूजलेस है। तो बस प्यार करो, वो बस प्यार से ही आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या करना है, कैसे रहना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ उसी में सॉल्व। फिर भी सब कुछ पॉइंटर्स बता दीजिए ताकि जो मेल्स अवेयर नहीं है चीज़ों के कि ये चीज़ें स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए, ऐसा क्या क्या है? देखो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ अपनी वाइफ की हेल्थ पूछते रहो, क्योंकि उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और अंदर एक समझ लो कि पूरा का पूरा ज्वालामुखी फट रहा है, और बार बार फट रहा है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ और नई चीज़ें आ रही हैं, कुछ नए जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा प्रेगनेंसी का, वैसे वैसे चीज़ें और इंट्रोड्यूस होती रहेगी। कुछ था फिर कुछ और हो जाएगा, कभी रोना कभी हंसना, मतलब फीमेल बॉडी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है। लड़ाइयाँ, मतलब छोटी छोटी चिड़चिड़ापन, ये नॉर्मल है, जनरल चीज़ें। बट अगर आप इस पे आकर फाइट करना चालू कर दो, उस पर आकर आप अपने चीज़ों को ऊपर रखना चालू कर दो, अपनी ईगो पार ले आओ कि मैं मेल हूँ तो मैं ऐसे करूँगा, भाई वो चीज़ गलत है। आप उस टाइम सिर्फ एक सिंपल सी चीज़, एक किस भी कर दोगे वहाँ पर भी चीज़ें शांत हो जाएंगी। एक प्यार से समझा दोगे तो चीज़ें वहाँ पर भी सॉर्टेड हो जाएगी। अगर आप वहाँ पर फिर वही आर्गूमेंट में फंसोगे तो चीज़ें मेरे हिसाब से और वर्स्ट जाएंगी। बच्चे पे गलत असर पड़ेगा, आपकी वाइफ पे गलत असर पड़ेगा, तो बहुत सौ मैनी चीज़ें उस टाइम चलती रहेंगी। तो सबसे पहली चीज़ है शांत हो जाओ, हग कर लो, प्यार कर लो, एनफ। ये तो सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी? बिफोर प्रेगनेंसी बेसिकली देखो प्रेगनेंसी कभी भी प्लान नहीं की जाती, तो बिफोर में तो हम पार्टी हॉलिक थे दोनों के दोनों, तो ऐसा कुछ था नहीं हमें कि हमें प्रेगनेंसी करनी है या नहीं करनी है। प्रेगनेंसी होना इट्स मीन्स गॉड गिफ्ट, तो हमने उसको गॉड गिफ्ट की तरह लिया। हो गई प्रेगनेंसी तो हमने उसको ऐसा किया। कोई प्लान प्रेगनेंसी अगर हम बोले कि प्लान करके प्रेगनेंसी करो तो मेरे हिसाब से सबसे बेकार चीज़ है। अनप्लान्ड हो जाए तो कोई इशू नहीं। क्योंकि आजकल जो जनरेशन है दे आर लाइक कि हमको प्लान करना चाहिए अपने फ्यूचर, तो बेबी कब प्लान करो, बेबी कब लेना है या कुछ ऐसा। तभी तो 34-35 के बाद फिर वो हमारे पास ही आते हैं। रीज़न एजिंग सबसे बड़ा है दुश्मन हमारा फर्टिलिटी को लेकर। जितनी हमारी बॉडी एज हो जाएगी या उसकी एजिंग बढ़ती जाएगी, वैसे हमारी फर्टिलिटी भी रिड्यूस होती रहती है, चाहे वो फीमेल बॉडी हो चाहे वो मेल बॉडी हो। सर फर्टिलिटी की जैसे भी आपने बात करी, आप थोड़ा इसको इलैबोरेट कर सकते हैं, व्हाट इज फर्टिलिटी एग्जैक्टली एंड हाउ इट वर्क्स? देखो फर्टिलिटी बेसिकली बहुत ब्रॉड टर्म है। उसमें अगर मैं मेल की बात करूँगा तो मैं आज मेल की समझा दूंगा, फीमेल का मैम समझा देंगी। देखो फर्टिलिटी में बेसिकली एक ऐसी पार्ट या एक ऐसा शुक्राणु या एक ऐसा तत्व या जीव जो पूरी लाइफ को क्रिएट करता है, और उसमें 2 जगहों की इन्वॉल्वमेंट लगती है, एक एग की और एक स्पर्म की। और स्पर्म की देखा जाए तो इतना छोटा सा लाइफ बनाता है। मैमल्स के अंदर तो सारी की सारी लाइफ स्पर्म से ही है, चाहे वो मैं एक ह्यूमन की बात करूं चाहे किसी एनिमल की भी बात कर सकते हो इसमें। तो स्पर्म एक लाइफ है। मेरे हिसाब से फर्टिलिटी जो है उसको एक लाइफ बिगनर कह सकते हैं या लाइफ बिगनिंग कह सकते हैं। लाइफ बिगनिंग यानी हाँ होनी तो इसी प्रोसीजर सही है, कोई अलग से आज की डेट में टेस्ट ट्यूब बेबी वेस्ट ट्यूब बेबी उन्होंने भी एनी हाउ इम्प्लांट ही करके प्रेगनेंसी को ही कंसीव करना है या फीटस को एम्ब्रियो को बनाना है। तो बेसिक सोच तो मेरे हिसाब से
फर्टिलिटी का जो एक पार्ट है वो एक है लाइफ, सिंगल वर्ड, कि जिंदगी फर्टिलिटी से ही आएगी। अगर पूरी दुनिया फर्टाइल है तो ही हम नई जिंदगी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, न्यू लाइफ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज तो वो भी As you said कि fertility में sperm is a kind of king. नहीं, नॉट अ किंग। दोनों का रोल ही है, स्पर्म हो एग हो दोनों का ही रोल बराबर है। नॉट Okay. कोई भी किंग हो कोई भी क्वीन नहीं है, Okay. ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें एग्जांपल से बात करूं तो समझ लो कि दोनों एक तरीके से वजीर है, एक सभा के दोनों वजीर हैं। अगर वो दोनों वजीर खड़े हैं अलग अलग पार्ट में तो ये पूरा किंगडम चालू हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा, ठीक है। और इन दोनों को हेल्दी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइजेस और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल। वही है क्योंकि जैसे मेरे को देख लो, मतलब या मेरे फ्रेंड्स हो गए जो अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में आते हैं टू ग्रो, तो उनकी हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल का थोड़ा दिक्कत होता है। फॉर देम आप उनको क्या बोलेंगे? सर एग्जैक्टली अगर मैं हेल्दी डाइट की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हेल्दी समझते हैं। जैसे हम अगर एग या नॉनवेज खाते हैं तो एग एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हेल्दी कैटेगरी में डाल देते हैं, और उसमें कोई भी ऐसे जर्म्स वगैरह का भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि आउटसोर्सिंग की कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है, उबाला और खा लिया तो वहाँ पर कोई गंदगी बसती नहीं। अगर हमें फास्ट फूड खाना ही पड़ रहा है तो हम एग को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें बाहर का कुछ खाना ही पड़ रहा है तो फ्रूट्स चूज कर सकते हैं, फ्रूट वेंडर्स तो हर जगह कहीं से भी मिल जाते हैं। और अगर हमें बाहर का और कुछ भी खाना पड़ रहा है तो हम जैसे कुकुम्बर वगैरह ले सकते हैं, सैलेड में ले सकते हैं, तो हम अपनी डाइट को हेल्दी बना सकते हैं, वो हमारी चॉइस होती है। तो उसकी किसी के लिए बोलो कि वो डाइट परांठे खाकर ही ठीक होगा, ऐसा तो कुछ है तो नहीं है। परांठे नहीं भी खाएगा तो भी वो जिएगा, परांठा नहीं भी मिलेगा तब भी उसकी बॉडी तो ग्रो करेगी। तो मेरे हिसाब से आप हेल्दी फूड्स को चूज करो, बाकी आप अपनी डाइट में उसको धीरे धीरे इन्वॉल्व करो, और धीरे धीरे आपकी डाइट अगर सुधरती जाएगी वैसे ही आपका लाइफस्टाइल भी बेटर होता जाएगा। अब घर में भी तो सब्जियां बाहर से ही आती हैं, तो वो वाली सब्जियां घर पे लेकर आकर बनाकर खा लो, सबसे बढ़िया। That means the process of making food should be healthy. हाँ, तो मैम सही है तो हुआ स्पर्म्स का। मैम व्हाट अबाउट एग्स? क्योंकि मैंने सुना है कि एग्स फीमेल बॉडी में लिमिटेड होते हैं, एक लिमिटेड एज तक ही होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? वो हर ईयर डिप्लीट होते हैं, है ना। तो जैसा सर ने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजिंग, जैसे आप एजिंग होती रहेगी आपकी बॉडी में, वैसे आपके एग का जो रिजर्व है वो डिप्लीट होता रहता है, मतलब कम होता रहता है। तो अगर आप टाइमली प्लान कर लें प्रेगनेंसी, वेल एंड गुड। और कुछ चीज़ें आप फर्टाइल होने के लिए ध्यान में रख सकते हैं, जैसे लाइफस्टाइल में बोलूँगी, आजकल फीमेल्स अल्कोहल, पार्टी, स्मोकिंग करते ही हैं, राइट। हर चौथी लड़की को पीसीओडी मिल जाएगा, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई घर का काम नहीं करना पड़ता, मेड्स आती हैं, है ना, और पूरा दिन बैठे बैठे एक ही जगह चला जाता है, ओवरवेट हुए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम शुरू से ही थोड़ा अपने वेट को लेके या अपने ईटिंग हैबिट्स को लेके थोड़ा भी अगर हम मैनेज कर रहे हैं या कॉन्शियस हैं, और हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कोई भी बैड हैबिट चूज नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू आता है, ना ही पीरियड्स में कोई इशू आता है, ना हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और टाइमली कंसीव करो तो प्रेगनेंसी हो जाती है। Okay. As you both are experts in Ayurvedic, right? So, what is IVF then? IVF बेसिकली एक तरीके का सिस्टम है जिसके अंदर हम बेबी को या फिटस को या एम्ब्रियो को बाहर लैब में प्लान करते हैं, फिर देन वो थोड़ी सी ग्रोथ लेता है तो हम उसको इम्प्लांट करके लेते तो वैसे ही हैं जैसे हम नॉर्मल प्रेगनेंसी लेते हैं, बट वो नेचुरल कंसीव नहीं होता। Okay. वो थोड़ा सा फीटस को बनाकर अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, फिर बाद में उनको हार्मोनल थेरेपीज देकर उसको सस्टेन किया जाता है प्रेगनेंसी को। बेसिकली ये तो ऐसा नहीं कि आईवीएफ बुरी चीज़ है। Okay. हम आयुर्वेद प्रैक्टिशनर जरूर है, बट ये भी नहीं कहते कि आईवीएफ बुरी चीज़ है। जिसके लिए बच्चा नहीं हो रहा तो आईवीएफ उसके लिए भी बढ़िया। क्योंकि सर आजकल की जनरेशन, बार बार जनरेशन बोल रहा हूँ, बट हाँ फैक्ट है कि नॉलेज काफ़ी जगहों से मिल रही है हमको, सोशल मीडियाज हो गया या आर्टिकल्स हो गए। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो एग वो फ्रीज हो गया या स्पर्म फ्रीज हो गया, ये और दूसरा क्वेश्चन होगा कि पहले तो ये होगा कि ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आयुर्वेद इनको बेटर करने में क्या हेल्प करता है बेसिकली? देखो बेसिकली हेल्प तो इनका कुछ ऐसा कुछ है नहीं आयुर्वेद में। अगर आप फ्रीज करवाते हो तो आपको एनी हाउ आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। या बट आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस ना। हाँ। फ्रीज कराना इज कम्प्लीटली द Complete पर्सनल personal. चॉइस।
अगर आपको नहीं पता कि आगे जाके आपकी शादी होनी भी है या नहीं होनी, आपको शादी करनी है नहीं करनी, आपको नहीं पता कि आप किस एज में अपनी फैमिली प्लानिंग करोगे और उन चीज़ों को लेके आप अनसर्टेन हो, तो उसमें आप अगर पर्सनल चॉइस रखते हो तो आप चीज़ें फ्रीज करा सकते हो, नहीं तो फिर आगे जाके होगा ही नहीं, आगे जनरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। एंड दिस इज कम्प्लीटली द पर्सनल चॉइस, गलत नहीं है अगर इफ यू अग्रीड टू इट और आप कराना चाहते हो। पर्सनल चॉइस तो एग्जैक्टली है, बट मैं ये भी नहीं कहता कि ये जो फ्रीजिंग वाला है मेथड ये अच्छा है या बुरा है। मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही है। वो इसलिए बढ़िया है क्योंकि देखो, अगर मेरे को इन फ्यूचर आज की डेट में मान लो एक नॉर्मल एक पेशेंट है जिसके आज की डेट में 10 मिलियन आ रहे हैं स्पर्म काउंट, अब एनी हाउ करके वो जितनी मर्जी कोशिश कर रहा है बट वो 10 मिलियन से ऊपर जा ही नहीं पा रहे, तो अब एनी हाउ मैं 10 मिलियन को तो प्रिजर्व कर लूँ, कहीं क्या पता वो लाख ना कर जाए। तो मैं उस थ्योरी से भी चलता हूँ कि 10 मिलियन आज मैंने फ्रीज कर लिए, इन फ्यूचर मेरे को अगर IVF के थ्रू जाना भी पड़ा तो मेरे को एज नहीं हो बच्चा तो मिलेगा। नहीं तो लोग तो इतने भी, जैसे मैं बोलूँ कि परेशान हो जाते हैं, घर इतने ट्रबल में रहते हैं, इतना टाइम अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनके पास बच्चा नहीं हो रहा होता। मैं तो कहता हूँ बच्चा मिल रहा है, चाहे जिस भी तरीके से मिल रहा है तो इट मीन्स ग्रेट। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था कि स्पर्म फ्रीजिंग लोग इसलिए कराते हैं कि उनको आगे चल के डाउट रहता है कि हमारे स्पर्म उतने हेल्दी रहते हैं, तो आयुर्वेद उसमें क्या हेल्प करता है कि टू मेक योर स्पर्म हेल्दी दैट मींस। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं हेल्दी स्पर्म की तो वो एक यही है। ऐसा तो है नहीं कि विलेजेस में बच्चे नहीं होते लेट एज में, उसके पीछे ये स्ट्रेस। अगर मेरे पास स्ट्रेस नहीं है ना तो मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया है। अगर मैं स्ट्रेस लेकर घूम रहा हूँ ना रोज डेली बेसिस पे, आज इसने ऐसा कर दिया, आज इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, अगर मैं ऐसी चीज़ों के साथ इंडल्ज हो रहा हूँ तो समझ लेना मेरी लाइफ जन्म बनने वाली है, थोड़े टाइम में बीमारियों का ढेर लगने वाला है। अगर मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे मैं अपने सड़क पे गड्ढे की भी बात करूँ, मैं उसके लिए भी सोच रहा हूँ कि गड्ढा कब भरेगा, तो समझ लेना कि मेरी आगे आने वाली जो जर्नी है लाइफ की वो ट्रबल में जा सकता है। तो एक चीज़ और है आपके लाइफस्टाइल। अगर लाइफस्टाइल अगर में प्रॉब्लम है, मान लीजिए अगर आप अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, तो एनी हाउ आपका लीवर तो बोलेगा ना, और लीवर एक फर्स्ट पार्ट हो जाता है हमारे गट का, और वो डाइजेशन में फिर देता है इश्यूज, और उससे हमको मिलते हैं न्यूट्रिशन में लैक अपनी बॉडी में, और उस न्यूट्रिशन लैक से हमें मिलता है अपने स्पर्म काउंट में डिक्रीज, या जैसे बोलो स्पर्म काउंट लो की शिकायत है। और गट के बाद बात करते हैं एक सिंपली अपने लाइफस्टाइल। देखो बेसिकली हमारी बॉडी को बिल्ड होने के लिए बहुत सारे तत्व लगते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है हमारी एक एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हर एक मैकेनिज्म को एक्टिव रखने के लिए, हमारी एनर्जी को यूज़ करने के लिए भी। अगर हम वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर से काम नहीं करवा रहे हैं, तो समझ लेना कि हमें दिक्कत आने वाली है। मेरी दादी 96 ईयर्स जी है, ठीक है। वो भी डेथ उनकी कोई ऐसे नहीं हुई है कि मतलब कोई हार्ट फेल या किडनी फेल, किसी से नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल डेथ हुई है, वो भी गिरने की वजह से हुई है क्योंकि हेड पे चोट आई है। तो मैं उनकी एज को एक ही चीज से कैलकुलेट करता हूँ कि उनकी एजिंग बढ़ी क्यों, क्योंकि वो आज तक भी अपनी योगा को नहीं स्किप करती थी, अपनी हैंड मूवमेंट, अपनी लेग्स की मूवमेंट, उनका एक शाम को बैठना अपनी जगह पे और अपनी एक्सरसाइज को करना। तो इट मीन्स कि एक्सरसाइज इतनी है कि आपकी एज को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकती है। ओके। एंड दिस इज अ फैक्ट ऑल्सो कि इफ यू स्टार्ट डूइंग योगा एंड एक्सरसाइजेस तो वो आपकी एज को रिवर्स करना भी शुरू कर देता है। एग्जैक्टली। सर आपसे एक क्वेश्चन है कि टू हैव अ हेल्दी स्पर्म ऐसी कौन-कौन सी एक्सरसाइज मेल को करनी चाहिए? देखो एक ही एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जोर देती है, वो है कीगल एक्सरसाइज। Okay. उसके लिए मैं हर बार ये अपनी वीडियोस में भी बोलता हूँ कि कीगल एक्सरसाइज एक ऐसी मस्ट एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हो, Okay. अपने एरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, Okay. और इसी के साथ साथ नाइट फॉल जैसी प्रॉब्लम्स को भी आप रिजॉल्व उसी से ही कर सकते हो। कीगल एक्सरसाइज ये जरूरी नहीं कि इंडिया में बनी हुई है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कीगल एक्सरसाइज को इतनी इंपॉर्टेंस मिली हुई है। That's good. और ये तो एक्सरसाइज की बात, बट व्हाट अबाउट सुपर फूड? कि ऐसा कौन सा सुपर फूड है जिसको खा के हमारी फर्टिलिटी मतलब परफेक्ट रहेगी? सर सिर्फ और सिर्फ फूड है, अच्छा खाओगे Okay. वही आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करेगा। Okay. अगर मैं सुपर फूड बोलूंगा तो कोई भी सुपर फूड नहीं होता, क्योंकि हर एक न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी में अलग वैल्यूज है। Okay. अगर मैं बोलूँ कि आप प्रोटीन खाओ तो आप ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो वो भी आपके लिए खराब है। अगर मैं बोलूँ कि आलू ज़्यादा खाओ तो आलू भी ज़्यादा खराब है। Okay. तो सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी मॉडरेट खानी जरूर। बैलेंस्ड डाइट एग्जैक्टली। जिसमें सब हो। मैम जैसे अभी सर ने बताया स्पर्म्स के लिए मतलब टू हैव अ बेटर स्पर्म, व्हाट अबाउट टू हैव अ बेटर एग्स एंड ऑल,
उसके लिए एक्सरसाइज? उसके लिए जो फीमेल्स में पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके बेसिकली पेल्विक रीजन की मसल्स को स्ट्रेच करती हैं या मोबाइल करती हैं, तो उत्तनासना बहुत होता है, फीमेल को करना चाहिए। जो हम ट्रेडिशनली घर में पोछे लगाते थे, राइट, उस पोस्टर में भी अगर हम ये स्ट्रेच करें या एक्सरसाइजेस करें, बेशक घर का काम ना करें, बट अगर उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइजेज में तो वो भी बहुत अच्छा है। वैसे तो जो फीमेल को पसंद आ रहा है करने में, क्योंकि फीमेल्स आर मोर इनटू एरोबिक्स, डांस एंड एक्टिविटीज, राइट, तो वो करें, बट अपनी बॉडी में मोबिलिटी बना के रखें एंड अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें स्ट्रेचेस में और पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करने में, जो लेटर ऑन एजेस में भी उन्हें दिक्कत ना आए। मैम स्ट्रेचिंग का मैंने सुना है कि ज़्यादा स्ट्रेचिंग भी ठीक नहीं रहती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपको मोबाइल रहना चाहिए। आई वोंट सपोर्ट कि आप सीधा जाओ जिम में और भारी भारी डंबल्स और वेट लिफ्टिंग आप स्टार्ट कर दो एक ही दिन में, राइट। आई वोंट सपोर्ट दैट। आप अपनी बॉडी को खुलने दो, फ्री हैंड रखो। जो बैक एक्स होते हैं, जो थाई में पेन है या गर्दन में दर्द है, इन सारे पेन्स को पहले रिजॉल्व करो। बॉडी के हर एक मसल को थोड़ा मोबाइल होने दो ताकि आप फ्री हैंड होके कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करो। पहले प्रिपेयर योरसेल्फ, है ना। तो पहले जब प्रिपेयर कर लोगे अपनी बॉडी को कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए या फॉर्म करने के लिए, तो आप अपने फिर इंटरेस्ट के हिसाब से फर्दर ऑन प्रोसीड कर सकते हैं। ओके। एंड मैम ये तो हुआ कि फर्टिलाइजेशन के बारे में हुआ बेसिकली, और उनके लिए क्या जो कंसीव नहीं कर पाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नहीं कर पा रहे उसके लिए तो रीजन ढूंढना जरूरी है, राइट। क्यों नहीं कर पा रहे? पीसीओडी है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, AMH लो है, प्रॉब्लम क्या है ना। स्पर्म काउंट भी कम लो। हाँ, और जरूरी नहीं है कि फीमेल्स में ही प्रॉब्लम हो सकता है हस्बैंड में ही मेल स्पर्म काउंट कम हो। एग्जैक्टली, ये ना जी। एक मिथ हो चुका है जी कि जी अगर फीमेल फर्टाइल नहीं हो पा रही या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही तो उसमें सिर्फ फीमेल का वो है। देखो एक्चुअली ना हमारा जो समाज है ये थोड़ा सा ना मेल डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पर मैं ये सभी को कहता हूँ, अपनी वीडियोस में भी बोलता हूँ मैं, कि यहाँ पर ना सबसे पहले अगर टेस्ट की बारी आती है ना, फीमेल करवाएगी, मेल क्यों नहीं करवाएगा भाई? मेल साथ की साथ भी कराओ टू रूल आउट द कॉज। और इवन डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ पर ऐसा हो गए हैं कि जब हमारे पास रिपोर्ट्स करवाने के लिए बोलते हैं तो मेल को बाद में बोलेंगे जब फीमेल रिपोर्ट सही आ जाएगी। ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप साथ साथ करवा सकते हो। जब मेल जा रहा है फीमेल के साथ जा रहा है तो आप बोलो कि रिकमेंड करो, वहाँ पर डॉक्टर्स को भी देखना चाहिए कि एक सीमन एनालिसिस टेस्ट उनके लिए भी मेंशन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हम सीधा ब्लेम गेम खेलते हैं और हर एक सिनारियो में ब्लेम गेम खेली जाती है, ठीक है। अब मेल डोमिनेंसी इतनी है कि वो कहता है मैं अपने ऊपर ब्लेम क्यों लूँ, पहले मैं तेरे पे चेक करूंगा कि तेरे में दिक्कत है फिर मैं आऊँगा, तो वो चीज़ गलत है। तो मेरे हिसाब से दोनों बॉडी बराबर है, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन किसी में नहीं आ सकती, दोनों में से किसी ने एक में आ सकती है। तो रूल आउट करने के लिए आपको दोनों के टेस्ट रिक्वायरमेंट है। तो सर ये मेंटालिटी को चेंज करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए हमें? क्योंकि ये ना काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आजकल तो कर ही रहा है ज़्यादातर। क्योंकि स्टार्टिंग में पहले से देखते आ रहे हैं कि कुछ भी हो रहा है सिर्फ वो मतलब वर्ड भी यूज़ किया जाता है, बांझ वो भी सिर्फ फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, मेल के लिए कुछ कर ही नहीं जाता। तो उस पॉइंट को अपने मेंटालिटी को ठीक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से आप और मैं सबको मिलके ना कुछ ऐसी चीज़ों को नॉलेज में डालना चाहिए लोगों के, कि अगर हम स्टेबल है, हम समझ सकते हैं इस बात को लेके, तो मेरे हिसाब से दुनिया भी समझ सकती है। बट दुनिया समझेगी तब जब उनको समझाया जाएगा। मेल को ही खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ये बोलने के लिए कि नॉट ओनली फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, आई कैन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे, मेल्स एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ उनकी वजह से भी बच्चा नहीं हो रहा, तो आई थिंक चेंज आ सकता है। मेरे हिसाब से एक्नॉलेजमेंट बहुत मेजर चीज़ है। अगर मान के चलो मैं सिंपली एक नॉर्मल हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें अभी तक नॉर्मल थी, अब जब हमारे पास पेशेंट भी आते हैं, अगर आप बात सुनोगे तो ऐसा, मेरे 2 साल तक पहले तो ठीक थे रिपोर्ट, मैंने कहा रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट नहीं है। तो वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ बैठ के भी कि मेरे 2 साल पहले तक ठीक थे स्पर्म काउंट, मैं 2 साल के बाद खराब हुए। और ऐसे ऐसे पेशेंट भी टकराए हैं जिन्होंने ये साफ बोला कि शादी के बाद मेरे स्पर्म काउंट लो गए। अब शादी के बाद स्पर्म काउंट लो होने का कौन सा रीजन बनता है? एग्जैक्टली। तो ये चीजें एक मेल ईगो है, अभी भी समाज में है। और जब तक मेरे ख्याल से संसार, ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होता है काम, वेस्टर्न कंट्रीज में भी सेम नहीं है। जब तक हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली दोनों की ही बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है,
तब तक हम इस बारे में काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि समाज को जागरूक बनना चाहिए। समाज कैसे जागरूक बनेगा? आपसे बनेगा, मुझसे बनेगा, इन्हीं सब से तो बनेगा। अगर हम जागरूक करेंगे ही नहीं तो वो जागेंगे कैसे? एग्जैक्टली, हमको इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए क्योंकि लोग करते ही नहीं है। एंड पता नहीं क्यों डरते हैं या ऐसा लगता है कि उन्हीं पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ऐसा क्यों होता है? देखो एक्चुअली क्या, क्वेश्चन मार्क के लिए मैं एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ कि देखो क्वेश्चन मार्क आए या ना आए वो बात एक अलग चीज, बट मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर मेरे पास अगर स्पर्म काउंट नहीं होते तो मैं गारंटी कहता कि मैं उसको ऐसा नहीं करता कि मैं छुपाऊं किसी से। इट्स मैटर करता है कि मैं उस चीज को हमेशा ये बोलूंगा कि हाँ भाई चल नहीं है तो क्या हो गया, उससे हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, हम चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को पीसफुल बना सकते हैं। वहाँ पर क्या करता है, जब किसी को ऐसा डिटेक्ट भी होता है कि मेरे स्पर्म काउंट हुआ है, वो अंदर ही अंदर जलता है, अंदर ही अंदर परेशान होता है, अंदर ही अंदर डिप्रेशन लेता है, अंदर ही अंदर स्ट्रेस लेता है, एंड अपनी बातों को भी शेयर नहीं करता। वाइफ को भी नहीं पता होता कुछ केसेस में कि हस्बैंड के स्पर्म काउंट का इशू चल रहा है, या एजोस्पर्मिया है या ओलिगो, इफ आई एम करेक्ट, राइट? और उसकी वजह से फिर और वही पता है, एग्जैक्टली फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने चालू होते हैं, फिर धीरे धीरे चीजें खुलने चालू होती है, वो चीज कोर्ट में जाती है, कोर्ट में जाकर क्लियर होता है, कोर्ट में जाकर फिर वो इतनी लंबी बात खिंच जाती है। मैं कहता हूँ अगर आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम आई है एज ए हस्बैंड वाइफ, आप कपल हो, सिंगल बॉडी हो, इवन आप 7 फेरे लेते हो तो तब भी आपको एक सिंगल पेयर में माना जाता है, सोल मानी जाती है, आपको अलग अलग नहीं देखा जाता। तो उस मोमेंट पे भी यही बोला जाता है आप एक हो, 2 नहीं, ठीक है ना? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो फीमेल बॉडी में आ रही है, चाहे वो मेल बॉडी में आ रही है, आपने आपस में ही बात करके उसका सोल्यूशन ढूंढना है, रादर देन आप ये बाहर जाओ और फिर कोर्ट में जाओ, रिलेशनशिप में अपनी चैलेंजेस देखो, प्रॉब्लम्स देखो, फाइट करो, आर्ग्यूमेंट्स करो, और आर्ग्यूमेंट्स इस बात पे होते हैं, डिवोर्सेस भी होते हैं, डाइवोर्सेस। वंश नहीं आगे बढ़ रहा, Yes. या फिर बहुत रिलेशनशिप्स हमने टूटते हुए देखे हैं, बहुत डाइवोर्सेस होते हुए देखे हैं ड्यू टू दिस रीजन ओनली कि बच्चा नहीं हो पा रहा। Okay. So, what if the female can't produce that egg? तो at that point, as a male, as a partner, हमको अपनी फीमेल को कैसे सपोर्ट करना चाहिए? देखो सपोर्ट करने का एक ही मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्यार करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके अंदर लव वाली भावना है ना, तो मेरे हिसाब से उसमें सपोर्ट सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अगर किसी के लिए प्यार है, किसी को मैं इज्जत देता हूँ, किसी के लिए मेरे अंदर एक फील है, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं। तो सपोर्ट क्या, किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो? आपको कोई ऐसा मेथड नहीं पता कि फीमेल बॉडी किससे रेडी होगी या फीमेल कैसे समझेगी, कोई भी मेथड नहीं है। अगर आपका कंसर्न है, प्यार है, और आप समझ रहे हो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक्चुअली फीमेल जो होती है ना, वो हमसे ज़्यादा इन मामलों में एक्टिव है, ठीक है? उनको पता है कि उनकी प्रॉब्लम है, वो 4 जगह हाथ मार लेंगी, पर मेल क्या करेगा, तू चली जा, तू दिखाया डॉक्टर के पास, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तू अपने आप ही चली जा। ये अप्रोच गलत है वहाँ पे, सबसे पहली अप्रोच, कि आप लेट इट बी, छोड़ देते उसके हाल पे कि वो अपने से देख लेगी, ये गलत अप्रोच है। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे जो फीमेल पेशेंट्स हैं वो सोलो आई हैं और उनका एक ही था कि मैं अकेले आई हूँ, मैं अगली बार हस्बैंड को ले आऊंगी, ठीक है? हमने कहा क्यों? कहते वो बस शॉप पे जाना था इसलिए नहीं आ पाए। तो मैं मेरे हिसाब से अगर सपोर्ट करना है तो पूरा कंप्लीटली सपोर्ट करो, और सपोर्ट कैसे करना है ये सिर्फ और सिर्फ आपको लव ही बता सकता है, आपका प्यार ही बता सकता है। इसके अलावा मैं कोई और या भगवान भी आगे बता देंगे तब भी वो चीज सेटल नहीं होगी। हाँ, मतलब होता है कि you should be the hand जो पकड़ के चले, ये नहीं कि उसको बोले कि आ जा, इशारा करने वाला हाथ नहीं होना चाहिए, पकड़ के चलने वाला हाथ। एग्जैक्टली। मैम आपसे क्वेश्चन है कि अगर फीमेल को ये डाउट हो रहा है कि वो फर्टाइल नहीं हो पा रही है, तो आयुर्वेद में उसको कब आ जाए, मतलब आपसे कंसर्न करने कब आ जाना चाहिए? अगर हस्बैंड वाइफ 1 साल से ज्यादा ट्राई कर रहे हैं टू हैव अ बेबी, अनप्रोटेक्टेडली सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहे हैं और नहीं कंसीव हो पा रहा, तो देन दे कैन कंसल्ट अस कि हमारी अल्ट्रासाउंड की ये रिपोर्ट है, उसमें ये सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, पीसीओडी है, या एक हार्मोनल ऐसे जरूर करा के लाएं जिसमें AMH लो है या FSH LH ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं
और 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, कंसीव नहीं हो पा रहा, तो आप आयुर्वेद को कंसल्ट कर सकते हैं, गिव इट अ ट्राई। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स IVF IUI फेल करा के भी हमारे पास आते हैं एंड देन कंसीव कर जाते हैं, अगर उनकी किस्मत अच्छी है। एंड इट्स ऑल अबाउट द लक। बप्पा का मेहरबानी होना ज़रूरी है, ऐसी बच्चे नहीं मिलते, कंप्लीटली द ब्लेसिंग्स, राइट। बट अगर आपको किस भी तरीके से मिले, अगर हमसे मिल रहा है तो आप कोशिश करें। अगर IVF को भी चूज़ करना पड़ रहा है तो हम गलत नहीं बोलते, IUI चूज़ करें, बट आपको जो मोटो है वो पूरा होना चाहिए, आगे फैमिली प्रोड्यूस होती रहनी चाहिए। तो आप कंसल्ट करिए ज़रूर, ऐसे ही कुछ भी मत करिए, तरीके से करिए और प्लान करिए और सही अप्रोच एंड चॉइस के साथ करिए। नहीं देखो, कंसल्टेशन मेरे हिसाब से करनी चाहिए पेशेंट को। मान लीजिए कि मेरी काउंसलिंग अलग हो सकती है, किसी और डॉक्टर की काउंसलिंग अलग हो सकती है, बट मेरे हिसाब से पेशेंट को अपना हित पहले देखना चाहिए कि मेरे को कहाँ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि मैं ही दे सकता हूँ या मेरे पास ही पावर है देने की, और ऐसा है कि बाकी के पेशेंट, बाकी के डॉक्टर नहीं दे सकते, ऐसा भी नहीं होता। आप कंसल्ट करो, आप हमारी तरफ से समझो कि हम क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, आप दूसरे डॉक्टर से करो। ऐसा नहीं है कि हम अपने पेशेंट को ये बोलते हैं कि आपको आगे किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना। हम तो ये कहते हैं कि आप एलोपैथी से भी कंसल्ट करो, आप होम्योपैथ से भी कंसल्ट करो। वो इसलिए क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। देखो, अगर मैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर पाऊंगा, आप भी समझो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कैसे सॉल्यूशन उसका निकालोगे, जब तक उस प्रॉब्लम को ढंग से समझोगे। वही सेम चीज़ है, क्योंकि पेशेंट की जो नॉलेज है एज इन डॉक्टरी लेवल पे, या जैसे बोलूँ कि एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली, वो थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, और जब वो समझते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको बताएगा जरूर कि यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम हुई है। जैसे कि हमारे पेशेंट होते हैं एजोस्पर्मिया के, नील स्पर्म काउंट के, उसमें पेशेंट में क्या दिक्कत आती है कि ब्लॉकेज हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस होते हैं। ठीक है, उनको सीधा डॉक्टर कहता है आप IVF करवा लो, ये करवा लो, बट ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में सोचता ही नहीं, ना उनको अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया हुआ होता है, कुछ रिकमेंड ही नहीं किया होता, सीधा कहता है IVF करवाओ, आपके पास और कोई चांस नहीं है। कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस खुल भी जाते हैं, है ना, सर्जिकली और कोई भी प्रोसीजर फॉलो करके कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस इजीली खुल जाते हैं, मेडिसिन से भी खुल जाते हैं, मेडिसिन से, या सर आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आए हैं जो काफी टाइम से कंसीव नहीं कर पाए या उन्होंने काफी, सर अभी लेटेस्ट ही हुआ है 4-5 दिन पहले मेरी डॉक्टर उससे पेशेंट से ही बात हुई है। उनका 8 साल के बाद कंसीव हुआ है और एग्जैक्टली उनका नील स्पर्म काउंट आ रहा है। और वो इतने खुश हैं, परेशान थे, मतलब अपने टाइम में उन्होंने एलोपैथी देख लिया, उन्होंने सब जगह ट्राई कर लिया, उन्होंने एक सिर्फ चांस खेला कि चल भाई ठीक है, इनका वीडियो आ रही है तो देख लेते हैं। जैसे यूट्यूब खोला हुआ उनको, शायद हम मिल गए, तो उन्होंने एक चांस खेला। 4 महीने के अंदर उनका नॉर्मल नेचुरली कंसीव, और साथ में नेचुरल कंसीव हो गया। दैट्स गुड। नेचुरली कंसीव करना इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉर IVF इज मोर लाइक, ये ज्यादा अच्छा है। हाँ, वो नेचुरल वाला फील देता है, अपना वाला फील देता है। नहीं, एक्चुअली IVF भी अपना ही फील देता है। मैं आज वही चीज बात कर रहा हूँ कि जो डोनर से भी लेकर अगर कंसीव किया है तो मैं उसको भी बुरा नहीं मानता सर। क्योंकि देखो, बच्चा जब मिलता है ना, तो माँ की आंख में आंसू देख लोगे, बाप की आंख में भी आंसू देख लोगे। वो बस बच्चा चाह रहे कैसे भी बच्चा मिले। उनके हिसाब से प्रोसीजर मैटर नहीं करता कि आप IVF करवाओ, चाहे आप IVF ट्रीटमेंट लो, चाहे आप होम्योपैथ लो, उनको क्या मतलब, उनको बच्चे से मतलब है। अगर जो बच्चा दे पा रहा है तो इट मीन्स कि वो ही एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। अब उसके लिए कोई भी प्रोसीजर हो, मैं उसको मैटर नहीं देता। मैं सिर्फ एक पेशेंट की साइड से ही बात करता हूँ। बच्चा कहीं से भी मिले, बस बच्चा मिले, वही बड़ी चीज़ है। ओके सर, अभी जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से मतलब कंसीव नहीं कर पाते, जैसे स्ट्रेस हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, तो इसमें क्या वेट भी कुछ इफेक्ट करता है, बॉडी वेट? देखो, बॉडी वेट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं डालता, क्योंकि अगर मैं ओबेसिटी की बात करूँ तो हम ओबेसिटी किस कैटेगरी में रखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं? अगर मैं BMI का इंडेक्स देखूं तो ऐसा तो है नहीं कि BMI के इंडेक्स के बाद बच्चे कंसीव नहीं हुए, बच्चे कंसीव होते हैं। ठीक है, बट ओबेसिटी आपको बहुत जगह रिस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को सबसे पहले बॉडी खींचती है, तो आपके टेस्टिस की फंक्शनिंग थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। फर्टाइल होते हैं, बट ऐसा होगा कि कभी ज़्यादा आ रहे हैं स्पर्म काउंट, कभी कम हो गए। उनके में बेसिकली लैडर फॉर्म होती है कि कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इस तरीके का प्रोसेस चलता है। तो वहाँ पर ओबेसिटी
मैटर करता है आपकी और सेक्सुअल लाइफ में। मतलब मान लीजिए कि आपको ईडी की प्रॉब्लम लग जाती है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन की, ठीक है, आप प्लेजर ढंग से ले ही नहीं पा रहे हो लाइफ में, तो वहां पर भी कंसीव के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, ओबेसिटी के साथ सबसे ज्यादा चीजें जुड़ी हुई होती है हमारे हार्मोनल चेंजेस की। अगर मेरा टेस्टोस्टेरोन ढंग से बूस्ट कर पा रहा है तभी मैं चीजों को परफॉर्म कर पा रहा हूँ। अगर मेरा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं कर पा रहा तो मेरा परफॉर्मेंस भी स्लो डाउन हो रही है। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये फीमेल बॉडी में भी इफेक्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वेट बॉडी पार्ट होता है एंड प्रेगनेंसी में हमारा पेट बड़ा होता है, तो उसमें भी इफेक्ट करता है, बिफोर प्रेगनेंसी में भी और आफ्टर प्रेगनेंसी में भी? अगर मैं फीमेल बॉडी की बात करूं तो थोड़ा मेल बॉडी से कॉम्प्लेक्स होती है, राइट। वेट के साथ साथ आप हो सकता है थायराइड, शुगर, डायबिटीज या फैटी लिवर को भी न्योता दे दें, और साथ साथ फिर पीसीओडी भी लग सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंस तो चल ही रहा है। तो ऑब्वियसली ओवरवेट होना इज नॉट गुड। हम ये भी नहीं बोल रहे कि आपको पतला ही रहना है, नहीं, आपको हेल्दी रहना है, अंदर से भी बाहर से भी। और अगर आपका पीछे जेनेटिक मेकअप ही ऐसा चला आ रहा है कि मम्मी को भी थायराइड था या पीसीओडी था या एनी अदर मेडिकल डिसऑर्डर जो था, जो वेट के साथ आता है, एंड वेट के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आता ही है, चाहे आप पेन कह लो या आप कोई मेडिकल कंडीशन कह लो, तो बीइंग ओवरवेट इज नॉट गुड। आप अपने सही वेट में रहो, बहुत पतले भी मत रहो, बहुत मोटे भी मत रहो, ओबीज मत रहो एटलीस्ट, बट आप एक हेल्दी वेट में रहो जहां आप ऐसी बीमारियां जो वेट से आ सकती हैं उनको इनविटेशन मिले और वो आपको हो। मैम जैसे आपने बोला जेनेटिक, तो सर स्पर्म्स जेनेटिकली भी कम होते हैं? एग्जैक्टली हो सकते हैं। ग्लैनफिल्टर सिंड्रोम होता है जिसके अंदर हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से स्पर्म काउंट लो मिलते हैं या नील मिलते हैं। लो में भी ऐसे होता है कि 0.3 मिलियन, 0.5 मिलियन, मतलब बहुत एक्सट्रीम लो मिलते हैं। तो ग्लैनफिल्टर सिंड्रोम में बस एक ही चीज की दिक्कत होती है, जैसे हम XY के बने हुए मेल बॉडी, उसमें डबल XY हो जाता है, बस इतना फर्क है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। तो ये क्या ठीक हो सकता है? नहीं। देखो जहाँ भगवान की चलती है वहां पर हाँ इंसानों की कहीं। तो भगवान जहाँ पर चला देता है अपना डंडा, तो वहां पर इंसान की तो कोई वैल्यू ही नहीं। तो ऊपर वाले ने डंडा चला के भेजा हुआ है, हम यहाँ पर जितनी मर्जी मेहनत कर ले वहां पर हम चीजों को टर्न आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कैरियोटाइप, जेनेटिक मेकअप, क्रोमोसोमल लेवल सब डिस्टर्ब्ड है, एक्स्ट्रा है, तो आप वो तो बदल ही नहीं सकते। सो मेरा तो क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट मतलब ऐसा हो रहा है कि आप समझ नहीं आ रहा क्या पूछूं। तो मैम आपसे और सर से दोनों से एक चीज पूछूंगा कि एज अ कपल आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि बिफोर मैरिज कैसा, आफ्टर मैरिज कैसा, एंड बट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी कपल को कैसे रहना चाहिए? देखो मैं अपनी 3 बारी में एक ही चीज बोलता हूँ, सिर्फ प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, इसके अलावा कुछ नहीं। बात करो आपस में एंड प्यार करो, शो योर लव, एक्सप्रेस योर लव। अगर कहीं प्रॉब्लम आती भी है बिफोर मैरिज, प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, कोई भी इशू आ रहा है अगर आपके रिलेशनशिप में, तो बात करो, एक्नॉलेज करो और उसको मिलके सॉर्ट आउट करो। ये नहीं कि आप अपने रास्ते ही सेपरेट कर लो और फिर सोचो चीजें ठीक हो जाए, नहीं होती और वर्स होती हैं। तो पहले आप बैठो, समझो, बात करो और बस प्यार करो, उतना ही काफी है। मेरी प्यार की डेफिनेशन चेंज हो रही है। आपकी क्या थी पहले? मतलब थी तो सेम ही, बट इतनी एक्सट्रीम नहीं थी कि यू शुड बी दैट मच कंफर्टेबल विद योर पार्टनर कि अपने आप को इतना ट्रांसपेरेंट रखो। क्योंकि मेरा पहले ऐसा था कि यार अगर मेरा कोई इशू हो रहा है कुछ तो मैं शायद ही बताऊंगा, बट आफ्टर दिस कन्वर्सेशन आई थिंक कि मुझे ट्रांसपेरेंट, अगर आगे कोई हुई तो ट्रांसपेरेंट रखूंगा। यहाँ तो ट्रांसपेरेंसी आई गेस इतनी, हम शक्ल देख के बता देते हैं कि हो क्या रहा है, मतलब कोई एक्सप्रेशन या कोई एक इरिटेबल बात निकली या कुछ मुंह बना हुआ है टाइप या कुछ गुस्सा आ रहा है टाइप या तबीयत भी खराब है, इवन हेडेक भी हो रहा है, तो हम बिना एक दूसरे के बोले बता देते कि ये हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, चल ठीक है, टेक योर टाइम, रेस्ट कर। नहीं एक्चुअली पता है क्या, ये एक और चीज बताता हूँ मैं, आप अपने पार्टनर में ना ढूंढ क्या रहे हो। सबसे पहला पॉइंट, अगर पार्टनर को आपने दोस्त मान रखा है तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। अगर आपने पार्टनर को सिर्फ पार्टनर समझ रखा है कि वो एक मेरी वाइफ है, वाइफ का दर्जा दिया हुआ है, समझो वाइफ का दर्जा दिया हुआ है, या फिर आपने गर्लफ्रेंड का दर्जा दिया हुआ है, तो समझ लेना वो गाड़ी आगे चलेगी भी, क्योंकि गर्लफ्रेंड आपके माइंड में कुछ और चीजों को लेकर आता है। आज से एक चीज बताओ, आपके दोस्त के साथ कितनी लड़ाइयाँ होंगी? मुश्किल से 3 या 4। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपकी ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है,
दोस्तों की बातें अगर गलत लग भी रही होगी ना तब भी सुन लोगे। हाँ मतलब ऐसा था ना, अगर गाली भी देते ना तो चल जाता है, वो भाईचारा है अपना। भाईचारा। हाँ। और अगर वहीं पे वो गाली दे दे, आपकी वाइफ दे दे या आपकी गर्लफ्रेंड दे दे, आपको बुरा लगेगा। हाँ, होता है ना? तो अगर आपने उसको दोस्त मान लिया ना तो समझ लो दोस्त का दर्जा दे दिया तो वहां पर गाली भी पड़ेगी ना, क्या है कोई बात। तो सर क्वेश्चंस तो बहुत हो गए, अब ना थोड़ी मस्ती करते हैं। मस्ती। तो आप दोनों से क्वेश्चन होगा कि मतलब काइंड ऑफ रैपिड क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे रैपिड फायर टाइप। डन। तो ना क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आप दोनों एक जैसे हो, अब देखना पड़ेगा। डन डन डन। तो दोनों में तो ज्यादा गुस्सा कौन करता है? बोला ना स्ट्रिक्ट है। ओके, तो सर मनाते कैसे हो? बनाने वाली चीजें मत पूछ। ओके, मुझे खुद ही सॉरी बोल के सॉर्टेड No, करना no, पड़ता है। no, हाँ ऐसा होता है सर? हाँ। ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, मैं डिसिप्लिन ज्यादा हूँ। ये डिसिप्लिन नहीं है, आपका क्वेश्चन होना चाहिए था डिसिप्लिन ज्यादा कौन है, राइट? तो जहाँ पे भी ये आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे होते हैं और डिसिप्लिन से नहीं चल रहे होते, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, दिस इज गोइंग रॉन्ग ना, थोड़ा सा डिसिप्लिन से आप चलो। और वहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट हूँ, बट गुस्सा जब इन्हें आता है तो इन्हें भी बहुत आता है, बट जब मुझे आता है तो मुझे भी बहुत आता है, तो इट्स अ बैलेंस। एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा जिसको आ रहा है तो दूसरा शांत हो जाता है। एग्जैक्टली क्या होता है, देखो गुस्सा आना एक जनरल सी बात है, क्योंकि हमारा सुबह से शाम यही काम है, मतलब पेशेंट देखना, फिर इरिटेशन होती है और नेगेटिविटी के अंदर ही रहते हैं हम बेसिकली। हमारा जो स्टेटस है नेगेटिविटी के अंदर ही रहने वाला है। पेशेंट से इंटरेक्शन करना, उनकी घर की बातें भी सुनते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कभी कभार हम भी इरिटेट हो जाते हैं, हम भी पॉजिटिविटी ढूंढने एक दूसरे के अंदर ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पॉजिटिविटी किसी और के अंदर ढूंढनी, हमने जाना साथ बैठना, चले कॉफी पिला दूं, ठीक है, या प्यार से बात हो गई नॉर्मल से, क्या जाना आज क्या हुआ, पूछ लियो। बट अगर एक टाइम पे दोनों को गुस्सा आता है तो वी टेक अ पॉज, हम थोड़ी देर अपना रूम सेपरेट करते हैं, आधे एक घंटे बाद हम नॉर्मल होके भूल जाते हैं कि कुछ हुआ था, ठीक है, एंड वी कंटिन्यू एज अ नॉर्मल बीइंग। जो सुना ढंग से सुन लो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड क्वेश्चन, दोनों से सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है? लड़के होते ही है। नहीं बट ठीक है, रोमांटिक हो सकते हैं, बट सरप्राइजेस देना होता है या कुछ प्लान करना होता है तो मैं वो एग्जैक्टली ना, मैं उन पार्ट में ठीक हूँ। मेरे को आज तक ये चीजें समझ नहीं आती। मैं अगर कुछ कर भी रहा होता हूँ ना तो इसको पता पहले बता देता हूँ। सरप्राइजिंग हिम एंड आई प्लान थिंग्स, मैं कुछ सरप्राइज से देती रहती हूँ। रोमांटिक, आई डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ रोमांस, बट सरप्राइज देना है तो वो मैं दूंगी। ही यू नो बहुत एडवेंचरस नहीं है सरप्राइज देने में, बट यस रोमांटिक कैन बी। लड़के होते हैं माहौल बनाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। एग्जैक्टली नहीं, मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सरप्राइजेस हमसे ना दिए नहीं जाते। मैं क्योंकि सरप्राइजेस निकल जाते हैं भाई, पेट में कुछ बचता नहीं है ना हमारे, अरे ऐसी चीज कर रहा हूँ मैं, वो भी जाओ ना, तेरे को पता है, काइंड ऑफ थिंग्स आ जाती है। हाँ होता है, कई बार ऐसा मतलब सोचना पड़ता है, पहले तो सोचना पड़ता है कि सरप्राइज दूं क्या। लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हाँ एग्जैक्टली यार क्या नहीं, दूं? एक्चुअली हमें सरप्राइज देना हाँ इज इजी टास्क, बल्कि इनको सरप्राइज देना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क। हमारे पास है क्या देने के लिए, वॉच, कपड़े, शर्ट, ट्राउजर, शूज, और हम छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। नहीं हम भी, हाँ ऐसा कोई डिमांडिंग कुछ नहीं है, हम भी हो जाते हैं। सर ऐसा है। हाँ एग्जैक्टली ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना कौन अच्छा बनाता है? खाना ऑब्वियसली सर आपने ट्राई किया है कभी? हाँ, इज अ वेरी गुड कुक, ओके, बट जब मूड हो तब, नॉट ऑलवेज। साल में कभी एक दिन बना लिया है। फेस्टिवल। ओके, पार्टी एनिमल कौन है? पार्टी एनिमल। दैट्स गुड। घर को मैनेज कौन अच्छे से करता है? दोनों ही नहीं कर पाते भाई। हमारी कबाड़ दोनों की ऐसी होती है, दोनों ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जॉइंट फैमिली है तो सब मिलके घर को मैनेज कर लेते हैं। ओके, अब फिर भी होता है ना कि अगर हम अपने responsible कौन है ज्यादा? हम रूम रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? रिस्पॉन्सिबल रूम में नहीं तो रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? रिस्पॉन्सिबल तो मैं हो गया। शादी के बाद मैं हो गया हूँ, अच्छा, शादी से पहले नहीं। वैसे शी इज द वन जो रिस्पॉन्सिबल मुझसे थोड़ी ज्यादा हूँ शायद, बट मैं थोड़ा सा लाइट हूँ, मतलब हल्के में लेता हूँ सारी चीज़ों को, मतलब किसी को बर्डन नहीं बनने देता। तो ये थोड़ी बर्डन बन के लेती हैं कि ये काम कंप्लीट, ये काम कंप्लीट, ये काम नहीं, नॉट बर्डन, आई एम
आई एम द मोर डिसिप्लिन वन, अगर मैं इनसे बात करूं, नॉट द बर्डन। एंड इनफैक्ट इससे शादी के बाद मैंने चीज़ों को लाइट लेना शुरू करा है ना। पहले जैसे लड़कियां होती हैं यूजुअली ओवर थिंकिंग, टेंशन में रहना, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना, ये करना है वो करना है, बट इसके बाद मैं मस्त हो गई हूँ, राइट, और ये रिस्पॉन्सिबल हो गया है। तो वो एक आता है ना इम्पैक्ट संगति का, वो हम दोनों पे ही आया है, और ये बहुत अच्छी चेंज है। अब मैं चीज़ों को बहुत लाइटली लेती हूँ, हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा बाहर में जाए, राइट। तो वो अब आ गया है मेरे अंदर, पहले नहीं था। तो मैंने जो जीना और एंजॉय करना सीखा है वो इसी से सीखा है। फिर तो सर आपसे ना आफ्टर शो मिलना पड़ेगा। पक्का। लास्ट क्वेश्चन, जो सबसे डिफिकल्ट होता है, आप दोनों में से सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? सॉरी बोलने का कोई ऐसा मोटो, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं होता। देखो, अगर मेरी पता है गिल्टी है, मेरी गिल्टी है, मैंने गलत कर दिया है, मैंने गलत बोल दिया, तो मेरी साइड से सॉरी आ जाएगा। अगर उसको लगता है, मतलब मैम को लगता है कि भैया एक गलती हो गई, तो यहाँ से भी आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सॉरी बोलने के लिए क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट ये होता है कि रियलाइज कब हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी बोल देता है, कोई भी बोल देता है, रियलाइज कब हो रहा है। मतलब बेसिकली मैंने एक रोमांटिक कपल से गलत कुछ नहीं नहीं मतलब नहीं। ऐसा नहीं है, रियलाइज कब हो रहा है। अब मान के चलो आप, बहुत लड़ाई होती है हमारी, ऐसा नहीं है नहीं कि है। हमारे आर्ग्यूमेंट्स नहीं है या लड़ाई नहीं है, बट यस, अगर हमें लगता है कि किसी को हमने अननेसेसरली ज्यादा ओवर एक्ट कर दिया, ओवर रिएक्ट कर दिया, नहीं थी रिक्वायरमेंट, और कोई हर्ट है दोनों में से कोई, तो यस, कोई भी सॉरी बोल देता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो हो गए क्वेश्चंस। तो एक लास्ट चीज, एज अ कपल, आप नए कपल्स को जो अब आ रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहिए? सर एडवाइस तो एज सच मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा उस टाइप का हूँ, मस्त मौला टाइप का हूँ। देखो, अगर आप मस्त मौला हो तो दूसरा मस्त मौला कभी मत पार्टनर बनाओ। उससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी ना चलेगी नहीं हो। ओके। क्योंकि जैसे अब शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, शी इज़ डिसिप्लिन, मैं थोड़ा फ्री टाइप का गाय था, मैं घूमता फिरता मजे मारने वाला बंदा। मतलब मेरे को पता है कि करना क्या है, मैं करूँगा, फिर उसके बाद फिर अपने मजे माहौल में चला जाऊँगा। तो मैं अगर सेम ऐसा हूँगा, तो अगर मेरा पार्टनर वैसा होगा तो हम हमेशा मस्तीखोरी में ही रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं मस्तीखोरी कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा रोक लेगी, अगर ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है तो मैं मस्तीखोरी में इन्वॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो ये गाड़ी इस तरीके से चलती है। अब ऑपोजिट जो ढूंढना है वो आप अपने उसमें देखो, बेसिकली नेचर में देखो कि आपका नेचर किस तरीके का है। विचार सेम होने चाहिए, विचार सेम होने चाहिए, बट नेचर में कैसा है, कि वो खेलना कूदना मजे मारने वाला या फिर डिसिप्लिन। हमेशा मेरे हिसाब से अगर हम एडवाइस, मतलब स्वभाव ऑपोजिट चल जाएगा, बट विचार सेम होने चाहिए। तो जो मैंने शुरू में बोला था कि हम सेम ही है, ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो जो विचार है, जो थॉट प्रोसेस है, लोगों को देखने की, रिस्पेक्ट करने की, लोगों को ठीक करने की, या जो भी हमारे विचार होते हैं, थॉट प्रोसेस होते हैं, वो लगभग सेम है, एंड दैट्स व्हाई वो वाइब मैच करी एंड वी आर हियर। तो ये तो बात हुई कि बनाने से पहले कि ये चीजें देखो, मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जो है, तो उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? सर एडवाइस फ्रॉम माय साइड वही 3 वर्ड्स यार, आई लव यू, आई लव यू मैम, एंड आई लव यू टू। बट देखा जाए तो या एक्नॉलेजमेंट, जैसा मैंने बोला ना कि एक्नॉलेजमेंट करो, बात करो और आपस में ही सॉर्ट करो, रादर देन बाहर चिल्लाओ। तो दिस इज द बेस्ट एडवाइस दे कैन हैव। एंड बाकी तो पेशेंस रखना चाहिए, और आई थिंक टाइम हील्स एवरीथिंग। और सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है रिलेशनशिप में, वी आर नोबडी कि जो हम किसी को भी एडवाइस दें, क्योंकि कोई किसी चीज़ से डील कर रहा है, कोई किसी चीज़ से डील कर रहा है, सबकी प्रॉब्लम्स। बट अपनी प्रॉब्लम्स को पहले समझो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो, एंड देन साथ में मिलके सॉल्व करो, तो आई गेस चल जाता है। बट एंड करने से पहले सागर, आप हमें बताओ आपका क्या चल रहा है मेरा क्या चल रहा है इन योर रिलेशनशिप और योर लव लाइफ? अनफॉर्चुनेटली आई एम सिंगल। ओके। हाँ, फाइंडिंग समवन जो, मतलब अब तो डेफिनेशन चेंज हो रही है टू बी ट्रांसपेरेंट, बट उससे पहले ये था कि आई वांट समवन जिसके साथ सुकून मिले बेसिकली, क्योंकि ये लाइफ ऐसी हो गई है, हेक्टिक हो गई है, आप किसी को बता नहीं पाते सारी चीजें। सर सुकून मिलेगा नहीं, सुकून हमेशा ढूंढना पड़ता है।
एक सिंपल सी बात समझना, सुकून जो है वो आपको ऐसा नहीं है कि कोई आपको लड़की आकर देगी या कोई वो देगी, वो आपको ढूंढना हाँ, या पड़ेगा। उसके यहाँ लिखा हुआ है सुकून, राइट? ठीक है, आपको आपस में ढूंढना पड़ेगा सुकून, आपको दोनों को साथ में कब मिल रहा है और किस चीज में मिल रहा है। बट हाँ, आई एम स्टिल फाइंडिंग समवन कि जिसके साथ मैं अपना फ्यूचर देख सकूँ, जिसके साथ वही कंपैरिजन ना हो, मतलब आपस में कोई कंपैरिजन ना हो, वो चीज़ आए। क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा हूँ आजकल की जनरेशन में, काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि लोग कंपेयर करते हैं कि यार मैं ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा हूँ या मैं ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा हूँ। सर तो देखो, वो चीज़ जनरेशन का लैक नहीं है यहाँ पर। मैं बोलूँ कि जनरेशन ऐसी नहीं होती। जनरेशन ना हमको ही देखती है। ओके, अगर मान के चलो हमारे पेरेंट्स, जैसे हम अपने पेरेंट्स को देखकर अपने एडल्टहुड में एंटर होते हैं ना, तो वैसे ही दुनिया देख रही है अपने पेरेंट्स को। अगर आपके पेरेंट्स के अंदर अटपट ज़्यादा है तो आपको लगता है कि मेरे ख्याल से लाइफ ऐसी ही होती है, क्योंकि हम परसेप्शन बनाना चालू कर देते हैं लाइफ को लेकर। जो देखते हैं, या एग्जैक्टली। बट मेरे हिसाब से जनरेशन क्या है, जनरेशन तो यार एक आज भी वैसी थी, कल भी वैसी थी, परसों भी वैसी थी। बस पे आज की डेट में स्मार्टफोन है। हमारे टाइम में स्मार्टफोन नहीं थे, हमारे टाइम में सिर्फ नॉर्मल लैंडलाइन फोन्स थे हमारे। उनसे पहले वाली जनरेशन में लव लेटर लिखे जाते थे। फर्क तो बस इतना ही है, बस मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही बदला है। मैम सिर्फ कम्युनिकेशन तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जनरेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल जो हम चीज़ें देख रहे हैं, मतलब क्योंकि हम सारे सोशली अवेयर हो चुके हैं, तो हम चीज़ें देख रहे हैं, तो रिलेशनशिप्स को ना बहुत कॉमन चीज़ कर दी गई है आजकल। ये चीज़ हो रही है। आप सोशल मीडिया पे जा तो रहे हो, बट आप अपने एक्चुअल बॉडी से दूर जा रहे हो। ये पॉइंट है। एंड सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ना, यो आपको सच्चाई थोड़ी पता है, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए चल रहा है, राइट? हाँ। पीछे उसके क्या चल रहा है, क्या मेहनत हुई है, क्या प्रिपरेशंस हुई हैं, क्या सच्चाई है, आप उससे अनअवेयर हो। तो आप सिर्फ उसको देख के अपनी लाइफ कंपेयर मत करो। हाँ, तो वही कह रहा हूँ। एंड लाइफ इज मोर अबाउट देन सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया से कहीं ऊपर है हमारी लाइफ। तो हाँ, ये है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मैं बीच में ना मैं मेडिटेशन कैंप जाता हूँ, जहाँ पे फोन बिल्कुल नहीं होता। तो लाइफ इज मोर देन दैट फोन, काफी कुछ है। इवन आप पूरा दिन बिना फोन के यूज करोगे ना, तो आपको अपना दिन भी बहुत बड़ा लंबा बड़ा लगना लगेगा। चाहिए। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। पता है एग्जैक्टली मैं क्या करता था पहले? मैं अपना फोन बंद करके बैठता था, या फोन मैं मैम को दे देता हूँ, क्योंकि मैं इन मामलों में बहुत सेटल्ड हूँ। मेरे को फोन नहीं उठाने तो नहीं उठाने, और ये आज भी कर लेता हूँ कभी कभी। बस आजकल थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, नहीं तो मैं, मेरे ख्याल से उसको पता है। जो हमारी टीम है वो मेरे को कभी कभार गालियां भी देती होगी इस बारे में कि फोन नहीं उठाते सर। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जब मेरे को नहीं उठाना फोन, तो नहीं उठाना। हाँ, मतलब ये एक आदत नहीं है फोन की, और ये चीज होनी चाहिए। आज सभी को आदत पड़ चुकी है सर। एक्चुअली आदत तो हमें भी है, बट मैं फोन को ही दूर कर देता हूँ क्योंकि मेरे को अपना दिन चाहिए। समझो, मेरे को धूप देखनी है, मेरे को बड़ी दोपहरी में भी एक बारी बाहर निकलना है कि देखना है कैसा हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। आजकल हमने वो चीजें करनी कम। हाँ, एग्जैक्टली। घर पे बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, खेलते नहीं है। आज कल में एक मीम देखा था मैंने कि देन एंड नाउ। तो पहले क्या होता था, बारिश में हम खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, एंड अब क्या हो रहा है, विंडो के पीछे स्नैप्स बना रहे हैं। ये चीज हो चुकी है। इवन उसके ड्रॉपलेट्स गिरते हुए फोटो खींच के हाँ। हमने उसमें डाल रहे हैं। ये क्या मतलब, आप It's बारिश में ना हो। all about सोशल मीडिया। इवन मैं अभी लेटेस्ट की बात बताता हूँ। अभी रिसेंटली गया है, मैं अभी बीच में मुंबई के टूर पे था, मुंबई में गया हुआ था, काम से गया हुआ था। तो मुंबई में बारिशें चल रही थी, मैं बारिशों में नहा पे, हमें बस कपड़े नहीं थे, तो मैं गीले कपड़ों में, मैंने कहा ये सूख जाएंगे। हमने ऑटो कर लिया और ऑटो के मैंने चक्कर लगाए और उसमें मेरे कपड़े सूख गए। ठीक है, तो मतलब मैंने उस बारिश को एंजॉय किया, क्योंकि उस टाइम दिल्ली में बहुत गर्मी थी, तो वहाँ की बारिश गिर रही है तो अच्छा लग रहा है, फील अच्छा हो रहा है, तो शायद मैं अपनी लाइफ को थोड़ा और अच्छे से एंजॉय कर पा रहा हूँ, रादर देन मैंने ये सोचा कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा। हाँ, और वो एक खुल के जीना बंद हो गया भाई। खुल के जियो, खुल के नाचो। ये पता है ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। तो मेरे को ये मन खत्म करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, बट एट लास्ट वी हैव टू से कि थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम टू कम हियर एंड हमको इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए, स्पेशली रिलेशनशिप्स के बारे में एंड पार्टनर्स के बारे में, कि जो हमको पता होना चाहिए कि आपको ट्रांसपेरेंट रहना ज़रूरी है। जो हम पहले सोचते थे ज़रूरी नहीं है, बट ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमको क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए,
तो आई एम वेरी ग्लैड कि आप आए और आपने हमको ये बताया, इनफैक्ट हम सबको बताया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू।